अस्सलामुअलैकुम। खबरें चलेंगी लगातार मगर तेज तेज, हरीश पर नजर मगर दूसरे जाविये से। मैं हूं मरियम खान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान नामा। यहाँ पर बात होगी पाकिस्तान के अवाम की। हम पहुंचाएंगे आपकी आवाज इक्तदार के ऐवानों तक। समाज के मसाइल पर बात होगी, अदालतों की खबर भी आपको देंगे, जुर्म कहानी सुनाएंगे, शहर शहर गांव गांव का अहवाल भी आपको बताएंगे। खेल के मैदान में क्या कुछ हो रहा है और मौसम का हाल बताने वाले क्या कहते हैं। नाज़रीन, ये सब आपको बताएंगे। इस साल के आगाज में पाकिस्तान नामा में आज हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, उन बड़ी खबरों में आज हमारे पास क्या है, तो बताते चलें कि कागजात नामजदगी मुस्तरद और मंजूर किए जाने के खिलाफ अपीलें दायर करने का जो सिलसिला है वो जारी है। और इसके अलावा आज डिस्कस किया जाएगा कि नए कोरोना वेरिएंट का कोई भी केस पाकिस्तान में रिपोर्ट नहीं हुआ, कौमी इदारे सेहत ने बता दिया है। इसके अलावा महकमा एक्साइज पंजाब के अफसरान प्रॉपर्टी टैक्स के वाजिबात वसूल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं। तो कागजात नामजदगी मुस्तरद और मंजूर किए जाने के खिलाफ अपीलें दायर किए जाने का जो सिलसिला है वो अभी भी जारी है। सियासी जमातों और आजाद उम्मीदवारों की जानिब से अपीलें दायर की जा रही हैं। इलेक्शन ट्रिब्यूनल अपीलों पर समाअत भी करेगा, जबकि जनूबी पंजाब से उम्मीदवार लाहौर हाईकोर्ट मुल्तान बेंच पे 3 जनवरी तक अपील दायर कर सकेंगे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 2 जजेस अपीलें सुनेंगे। इसके अलावा 11 जनवरी को उम्मीदवारों की नजरसानी शुदा जो फहरिस्तें हैं वो जारी की जाएंगी और अब तक कितनी अपीलें दायर हो चुकी हैं ये तमाम सूरत हाल हम जान लेंगे। लेकिन क्योंकि मालूम है कि जो इलेक्शन है उसका माहौल बन चुका है, 8 फरवरी को इंशाल्लाह 2024 इसी साल इलेक्शन मुनक्किद होंगे और नया वजीर आजम मुंतखब होगा। तो उसके लिए जो मरहलावार काम है वो जारी है। कागजात नामजदगी मुस्तरद या मंजूर किए जाने के खिलाफ जो अपीलें हैं वो दायर करने का सिलसिला जारी है। सियासी जमातें और आजाद उम्मीदवारों की जानिब से भी अपीलें दायर की जा रही हैं। इसके अलावा इन तमाम सूरत हाल से हमें अपडेट करने के लिए कराची, लाहौर, मुल्तान और इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद होंगे। जुनेद शाह कराची से, ज़ीशान सईद इस्लामाबाद से और माजिद क्लासरा मुल्तान से मौजूद हैं। तो सबसे पहले हम इस्लामाबाद का रुख करते हैं जहां पर ज़ीशान सईद हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ीशान सईद, बताइएगा कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद किए जाने के हवाले से जो अपीलों का सिलसिला है वो जारी है, इस हवाले से कितनी पेशरफ्त हो चुकी है और कहां तक काम पहुंच चुका है, इस्लामाबाद से बताइएगा। जी मरियम, इस्लामाबाद की 3 हलकों NA46, NA47 और NA48 3 हलके और जिसमें तकरीबन 91 उम्मीदवारों के कागजाती नामजदगी जो है वो मुस्तरद किए जा चुके हैं। उसमें टॉप लीडिंग पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान की कागजाती नामजदगी मुस्तरद हो चुकी है। और आज 1 जनवरी से 3 जनवरी तक जो इंतखाबात का एक मरहला है उसका तीसरा मरहला आज शुरू हो गया। आरोज ने जिनकी कागजाती नामजदगी मुस्तरद की उसके लिए इलेक्शन की अपीलेट ट्रिब्यूनल में जाना होता है, वहाँ पर अपील दायर करनी होती है और हाई कोर्ट के जज ने वो केस सुनना होता है। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपीलेट ट्रिब्यूनल कायम है जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर जो है वो अपीलों पर समाअत करेंगे। चूंकि इस्लामाबाद की हद तक PTI और जमात इस्लामी की आज इम्कान ये था कि इनकी अपीलें आएंगी, ताहम अब तक जो अपीलेट ट्रिब्यूनल में सिर्फ एक ही दरख्वास्त आई है, एक अपील आई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शुएब शाहीन की जानिब से। उनकी कागजात नामजदगी इस्लामाबाद की 3 हलकों से मुस्तरद किए जा चुके हैं और उसके खिलाफ उन्होंने आरोज के उस फैसले को चैलेंज किया है और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने ये दरख्वास्तें दायर कर दी। बाकी जो 90s उम्मीदवारान हैं उनकी कागजाती नामजदगी जो खारिज किए जा चुके हैं उस पर अब देखना ही होगा। कल और परसों का दिन है, क्योंकि आज का जो टाइम था 4 बजे तक का टाइम होता है अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास, तो 4 बजे तक सिर्फ इस्लामाबाद में एक ही बंदे ने दरख्वास्तें दायर कर दी जो कि 3 हलकों से उसके कागजाती नामजदगी मुस्तरद हुए थे और एक ही उसने शुएब शाहीन जो कि PTI से ठीक है हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। हम कराची का रुख भी कर लेते हैं। इस्लामाबाद सूरत हाल हम जान चुके हैं। कराची में जुनेद शाह हमारे साथ मौजूद हैं। जुनेद शाह, अपीलें मुस्तरद या मंजूर किए जाने का आपको पता है कि सिलसिला जारी है, उस हवाले से ये बताइएगा कराची में अब तक कौन कौन से ऐसे हल्के हैं जहां पर मंजूर या मुस्तरद हो चुकी है और कितनी दरख्वास्तें हैं जो कि समाअत के लिए मुकर्रर हो चुकी हैं? देखिए, सिंध हाई कोर्ट में इलेक्शन ट्रिब्यूनल कायम कर दिया गया और आज पहले रोज़ 15 से ज़ायद जो है कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें दायर की गई हैं। ज़्यादातर अपीलें PTI रहनुमाओं की जानिब से दायर की गई है, जबकि एक पीपल्स पार्टी के रहनुमा, एक ANP की रहनुमा और एक आज़ाद उम्मीदवार की जानिब से दायर की गई है। तहरीक इंसाफ की जानिब से थर्ड पारकर NA 214 से शाह महमूद कुरैशी, जबकि NA 230 231 से मसरूर सयाल, NA 236 से फिरदौस शमीम नकवी, NA 241 से खुर्रम शेर जमान, जबकि NA
244 से आफ्ताब जहांगीर ने कागजात नामजदगी के खिलाफ अपील दायर की गई, जबकि PTI के ही रहनुमा अताउल्ला ने 245, सईद आफरीदी ने 246, हलीम आदिल शेख ने 238 से कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपील दायर की है, जबकि ANP की शाजिया मरवत ने NA 235, जबकि पीपल्स पार्टी के मिर्ज़ा अख्तियार बेग ने NA 241 से कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपील दायर की है। इन अपीलों में से अब तक 2 जो है वो समाअत के लिए मंजूर हुई है, जिसमें हल्का NA 236 से फिरदौस शमीम नकवी, जबकि PS 86 से आज़ाद उम्मीदवार मज़हर जुनेजो की अपील जो है वो मंजूर हुई है। और इन दोनों अपीलों पर अदालत ने इलेक्शन कमीशन और दीगर हुकाम को नोटिस जारी करते हुए 4 जनवरी तक जवाब तलब कर लिया, जबकि बाकी जो अपीलों की दरख्वास्तें हैं उन्हें काबिल समाअत होने या ना होने से मुतालिक फैसला जो है वो कल किया जाएगा। जी शाह हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। मुल्तान की सूरत हाल भी हम जानेंगे, लेकिन अभी अपने नाज़रीन को हम बराह रास्त ले चलें, जहां पर हमारे निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ बिजनेस कम्युनिटी से खिताब कर रहे हैं। मॉडल जो है ना वो बेहतर रिजल्ट्स दे सकता है, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट हो, बिजनेस ग्रोथ हो, GDP की हमारी कंट्रीब्यूशन हो, इवन टैक्सेशन, वो तमाम का तमाम निज़ाम जो है ना मॉडल बुनियादी तौर पे इसी पे चलेगा। आप तमाम मज़ात को ख़ुसूसी तौर पे चीफ़ मिनिस्टर पंजाब को, चीफ़ सेक्रेटरी पंजाब को और बाकी जो टीम इनकी है उनको, सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज़ हैं, इन सब को कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ कि फेडरल गवर्नमेंट की जो कंट्रीब्यूशन है वो भी हम कमिट करते हैं कि ये भी आपके साथ कोलैस कर लेंगे, इकट्ठे हो जाएंगे और इसी फैसिलिटेशन सेंटर में उनकी भी इंशाल्लाह रिप्रेजेंटेशन होगी। इसको इंस्ट्रक्शंस हम पास अभी हो गई हैं और इसको एज अ रोल मॉडल रेप्लिकेट करें। 4-5 जगहों का ऑलरेडी आप लोगों का प्लान है। इट शुड गो टू सिंध ऑल्सो, टू KP ऑल्सो इंशाल्लाह, और टू बलूचिस्तान ऑल्सो। तो थैंक यू सो मच जी। क्वेश्चन करना चाहता हूँ जी, खड़े होके कर लें। अनवारुल हक काकड़ जो है बिजनेस कम्युनिटी से खिताब कर रहे हैं और यहाँ पर जो बिजनेस मेंबर्स हैं उनकी कसीर तादाद मौजूद है। इससे पहले उन्होंने वहाँ पर एक दौरा भी किया और इसके अलावा आपको बताएं कि इस वक्त निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ जो है वो बिजनेस कम्युनिटी से सवालात ले रहे हैं। आपकी क्या पॉलिसी है और कितनी जल्दी वफाक अपने प्रोजेक्ट को बिजनेस पॉलिसीज़ के हवाले से यहाँ पर बातचीत हो रही है, सवालात किए जा रहे हैं निगरान वज़ीर आज़म से, जिनके निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ जो है जवाबात दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर लोगों की कसीर तादाद मौजूद है बिजनेस कम्युनिटी से, जिनसे खिताब करने के लिए अनवारुल हक काकड़ यहाँ पर मौजूद है। और जो बिजनेस से रिलेटेड जितने भी सवालात हैं वो पूछे जा रहे हैं अनवारुल हक काकड़ से और वो बतौर निगरान वज़ीर आज़म उनके जवाबात देने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। तो इससे पहले यहाँ पर हो गए हैं या जो मंजूर हो गए, उसके अलावा उसके बारे में जो अपीलें हैं जो मुस्तरद हुए उनके खिलाफ दायर की जा चुकी हैं। तो इस हवाले से हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद है इस्लामाबाद, लाहौर, कराची और मुल्तान से। तो बाकी बात हो चुकी है, मुल्तान का रुख करते हैं जहाँ पर माजिद क्लासरा मौजूद है। माजिद क्लासरा, जो बताते चले आपको कि यहाँ पर जो दरख्वास्तें मुस्तरद हो चुकी हैं, आप उस हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे कि वो कितनी मुस्तरद हो गई है, किन किन हल्कों से, और कितनी दरख्वास्तें हैं, अपीलें हैं जो कि समाअत के लिए मुकर्रर हो चुकी हैं, बताइएगा। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच मरियम। मुल्तान की सूरत हाल की बात करें तो जनरल इलेक्शन 2024 के लिए जो कागजात नामजदगी जो मुस्तरद हुए थे, लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच में अपीलें दायर करने का सिलसिला जो है वो जारी है। मुल्तान की सूरत हाल की बात करें तो तहरीक इंसाफ के जो मुतअद्दिद उम्मीदवार थे उनके कागजात नामजदगी जो है वो मुस्तरद हो चुके थे, जिनके खिलाफ जो वो अपीलें जो है वो दायर करने का सिलसिला जारी है। और इसके साथ साथ अगर हम DG खान की सूरत हाल की बात करें तो लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच में तहरीक इंसाफ की जो साबिक वफाकी वज़ीर हैं ज़रताज गुल की जानिब से वो दरख्वास्त दायर की जा चुकी है और इसके साथ
DG खान से गुलाम मुहैयुद्दीन खोसा है और मियां मोहम्मद इमरान है, उनकी जानिब से लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच में दरख्वास्त दायर की जा चुकी है। और साबिक वफाकी वज़ीर ज़रताज गुल की जो कागजात नामजदगी की अपील पर समाअत जो है वो कल होगी और जस्टिस जो है वो अली जो बाजवा हैं वो इसकी जो है वो समाअत करेंगे। दूसरी जानब मुल्तान की सूरत हाल की बात करें तो साबिक चेयरमैन वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी और इसके साथ साथ मेहरबानो कुरैशी और जैन कुरैशी के कागजात नामजदगी जो है वो 2 हल्कों से जो मुस्तरद हुए थे उनके खिलाफ भी अपील जो है वो कल जो है वो दायर की जाएगी, जिनकी जो समाअत है जो मुल्तान के जो जितने भी जो कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं उनकी समाअत जस्टिस सरफराज अली जो है वो डोगर जो है वो करेंगे। ताहम अभी तक 3 जो है वो उम्मीदवार हैं, उनकी जानिब से जो है वो अपीलें दायर की जा चुकी हैं जिनका ताल्लुक DG खान से है। और इसके साथ साथ मुल्तान में अभी तक किसी भी उम्मीदवार ने जो है वो लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच में कोई अपील जो है वो दायर नहीं की है। ताहम कुरैशी ख़ानदान से जब हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि कल जो है वो यहाँ हमारी तरफ से जो अपीलें हैं वो दायर की जाएंगी। ताहम अभी तक मुल्तान से जो है वो कोई अपील दायर नहीं की गई। ताहम DG खान से 3 जो अपीलें हैं वो दायर की जा चुकी हैं जिन पर समाअत जो है वो कल होगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने कराची की सूरत हाल से हमें अपडेट किया। जुनेद शाह हमारे पास मौजूद हैं यहाँ पर कोयटा से हमाद अली, उनसे हम जानते हैं। हमाद अली बताइएगा, कोयटा में कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाने के खिलाफ वहाँ पर कौन कौन से ऐसे हल्के हैं जहाँ पर अपीलें दायर की गई हैं और वो समाअत के लिए मुकर्रर हो चुकी हैं, बताइएगा। मुल्क भर की तरह सूबाई दारकूमत कोयटा में बलूचिस्तान भर में जो है आज इसका इलेक्शन के हवाले से आज तीसरा मरहला जो है उसका आगाज़ हो चुका है। तो अपीलों के हवाले से बताता चलूँ, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के महमूद खान जो है उनके सूबाई नशिस्त पर उन्होंने कागजात नामजदगी जमा किए थे तो उनके मुस्तरद किए हो गए थे, रिटर्निंग अफसरान की जानिब से मुस्तरद किए गए थे। तो आज जो है हाई कोर्ट में जो है उनकी अपील जारी है। और इसी के साथ जो है बताता चलूँ, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के नसीर शावानी हैं, उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए थे। आज उन्होंने भी जो है अपील के लिए जो है कागजात अपीलेट पैनल के पास जमा कराए हैं। और साथ में जो है अहमद नवाज बंगुलजई हैं, उनके भी कागजात हुए हैं जमा जो है पैनल जो अपीलेट पैनल है उनके पास। तो अब तक जो है 30 से ज़ायद उम्मीदवारों के कागजात जो है वो जिनके मुस्तरद हो चुके थे उन्होंने जो है हाई कोर्ट में जो है जमा कराए हैं। इसी के साथ जो है अगर बताता चलूँ तो जो अपीलों की समाअत है वो 2 जजेस कर रहे हैं, जस्टिस हाशिम काकर और मोहम्मद आमिर राना जो है पर मुश्तमिल ये बेंच जो है अपीलों की समाअत करेगा। तो इसी के साथ जो है 3 जनवरी तक अपीलों की समाअत जो है वो जारी रहेगी। जी ठीक है हमाद अली, बहुत शुक्रिया, कोयटा से आपने अपडेट किया। इसके अलावा हमारे मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान हमें अपडेट कर रहे थे। जुनेद शाह कराची से, इस्लामाबाद से ज़ीशान सैयद और माजिद क्लास्टा मुल्तान से हमें अपडेट करें। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। तो आगे बढ़ते हुए फैसलाबाद का रुख कर लेते हैं। फैसलाबाद में भी कागजात नामजदगी मुस्तरद या मंजूर होने के खिलाफ जो अपीलें हैं वो दायर की जा रही है। उम्मीदवार इलेक्शन ट्रिब्यूनल के पास 3 जनवरी तक अपीलें दायर कर सकेंगे। मज़ीद तफसीलात फैसलाबाद से हमारे नुमाइंदे शौकत वट्टू हमारे साथ मौजूद हैं, वो हमें बताएंगे। शौकत वट्टू, फैसलाबाद में बताइएगा कौन से ऐसे हल्के हैं जहां पर कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं और उसके बाद अपीलें दायर कर दी गई हैं, ये बताइएगा। फैसलाबाद में भी आम इंतखाबात के लिए सूबाई असम्बली के 21 और 10 कौमी असम्बली के हलकों के लिए जो इलेक्शन में हिस्सा लेने के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों की जानब से 1115 कागजात नामजदगी वो जमा करवाए गए थे, जिन पर जो है वो जिनमें से जो 90 उम्मीदवार हैं उनके कागजात नामजदगी पर इलेक्शन कमीशन की जानब से RO की जानब से एतराज़ात लगाए गए हैं, जिस पर जो है वो जिन उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी पर एतराज़ात लगाए गए हैं उन उम्मीदवारों ने आज से जो है वो अपने कागजात नामजदगी मुस्तरद होने पर अपीलें जो हैं वो दायर करना शुरू कर दी हैं। अपीलें दायर करने का जो सिलसिला है ये 3 जनवरी तक जारी रहेगा, जिसके बाद 10 जनवरी को इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो है वो मुस्तरद किए गए कागजात की के खिलाफ जो अपीलें दायर होंगी उन पर फैसला सुनाएगा कि वो उम्मीदवार इलेक्शन लड़ने के अहल हैं या नहीं है। फैसलाबाद से जो साबिक डिप्टी मेयर शेख मोहम्मद यूसुफ के कागजात नामजदगी पर एतराज़ात लगाए गए हैं। इसके साथ साथ फ़रख बीब ने 2 हलकों से कागजात नामजदगी जमा करवाए थे, जिनमें से एक पर एतराज़ात लगाया गया है, एक जो है वो मंजूर हो गया है। इसके साथ साथ साबिक वफाकी वज़ीर आसिफ तसीफ के जो कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए थे तो उन्होंने अपने कागजात नामजदगी जो है वो वापस ले लिए हैं। इसके अलावा हल्का NA 100 से जो राना सनाउल्लाह हैं उनके मुकाबले में जो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे डॉक्टर निसार जट,
उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए हैं वो भी अपील दायर करेंगे। इसके साथ साथ दर्जनों ऐसे जो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं जिनके कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए हैं वो अपने अपने कागजात नामजदगी पर जो के खिलाफ अपीलें दायर करेंगे। जबकि दूसरी जानब जो है वो जिन उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर हो चुके हैं उन उम्मीदवारों ने अपने अपने हलकों में इंतखाबी मुहिम शुरू कर दी है। सियासतदानों के जो सियासी डेरे हैं वो आबाद हो गए हैं। सियासी उम्मीदवार जो हैं वो घर घर जाकर कार्नर मीटिंग करके जो है वो उम्मीदवारों को जो वोटर्स को अपनी तरफ मतवज्जो करने में मसरूफ है। जी शुक्रिया शौकत फटू फैसलाबाद से आपने हमें अपडेट किया। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की एपेक्स कमेटी का बुध को इजलास तलब कर लिया गया है। इस राय के मुताबिक इजलास की जो सदारत है वो निगरान वज़ीर आज़म अनवरुल हक काकड़ करेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी खसूसी तौर पर शिरकत करेंगे और वजारत खजाना FBR हुकाम उनको ब्रीफिंग भी देंगे। तफसीलात मजीद क्या है वो हम जान लेते हैं। न्यू न्यूज़ के नुमाइंदे तारिक अजीज हमारे साथ मौजूद है। तारिक अजीज नुमाइंदा खसूसी भी हैं। तारिक अजीज बताइएगा, स्पेशल फैसिलिटेशन काउंसिल जो कमेटी है एपेक्स कमेटी का इजलास तलब कर लिया गया है बुध के रोज, उसमें कौन कौन से अमूर ज़ेर बहस आएंगे बताइएगा। जी बिल्कुल, बुध के रोज स्पेशल कमेटी का इजलास बुलाया गया है। ये कमेटी जो कायम हुई थी ये पिछली गवर्नमेंट में हुई थी जिसमें से तमाम स्टेक होल्डरों को एतमाद मिल गया था। ये आर्मी चीफ और पाक फौज की तरफ से इनिशिएटिव था और इन कयाम से पहले उन्होंने तमाम बिजनेस कमेटी को इकट्ठा किया था। तो इस सिलसिले में अब जो इतनी पाँच छः महीनों में पेश आती है इस इजलास में, कल के परसों के इजलास में इसका जायजा लिया जाएगा। FBI को ये एक अच्छी गुड न्यूज़ ये है कि FBI को इस दिसंबर के महीने में रेवेन्यू रिकॉर्ड इकट्ठा हुआ है तो इनकी कोशिशों को भी काबिल तारीफ इसको काबिल तहसीन दिया जाएगा और इसको इस अमल को तसलसल को जारी रखने के लिए इकदाम किए जाएंगे। FBI वजारत खजाना ब्रीफिंग देंगी, अमन अमान की सूरत हाल के ऊपर वजारत दाखिला ब्रीफिंग दी जाएगी। इसमें आर्मी चीफ साहब खसूसी तौर पर हमेशा शिरकत करते हैं। इसके अलावा तमाम स्टेक होल्डर और सवाई इस दफा ये पहली दफा होने जा रहा है कि सवाई वज़रा भी इस एपेक्स कमेटी में शामिल होंगे। चारों सूबों के वज़रा आला को मदऊ किया गया है तो आपने अपनी सूबों की सूरत हाल से आगाह करें कि वहाँ हमने ओमान की सूरत हाल किया है, वहाँ बिजनेस का माहौल कैसे बनाया जा सकता है। जी ठीक है, तमाम सूबों के हवाले से अपडेट किया जाएगा। तारिक अजीज नुमाइंदा खसूसी, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। और पाकिस्तान नामा में एक ब्रेक शामिल कर लेते हैं। वेलकम बैक। यहाँ पर बात करें महकमा एक्साइज पंजाब के अफसरान प्रॉपर्टी टैक्स के वाजिबात वसूल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं। सराय के मुताबिक 1216 केसेस में एक्साइज के अफसरान 16 करोड़ 27 लाख रुपए वसूल करने में बिल्कुल नाकाम रहे। ETO लाहौर प्रॉपर्टी टैक्स के वाजिबात की अदम वसूली में पंजाब भर में पहले नंबर पर रहा, जबकि ETO लाहौर ने 15 करोड़ 20 लाख 33,810 रुपए के वाजिबात वसूल करने की जहमत ही गवारा न की। लाहौर, अटक, हाफजाबाद के ETOs और MRA फैसलाबाद भी रिकवरी में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे हैं। तो सूरत हाल यह है कि महकमा एक्साइज पंजाब के जो अफसरान हैं वो प्रॉपर्टी टैक्स के वाजिबात वसूल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे हैं और अभी तक प्रॉपर्टी टैक्स जो है उनसे वसूल किया ही नहीं जा सका। जराये के मुताबिक ये भी बताना है कि 1216 ऐसे केसेस हैं जिसमें एक्साइज के अफसरान 16 करोड़ रुपए और 27 लाख रुपए वसूल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम अभी तक रहे हैं। ETO लाहौर की बात की जाए तो ETO लाहौर प्रॉपर्टी टैक्स के वाजिबात की अदम वसूली में पंजाब भर में पहले नंबर पर रहा और ETO लाहौर ने 15 करोड़ 20 लाख 33,810 रुपए के वाजिबात वसूल करने की अभी तक सहमति गवारा नहीं की है। लाहौर, अटक, हाफजाबाद, ETOs और MRA फैसलाबाद भी रिकवरी करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे। इदरीस शेख हमारे साथ मौजूद है। इदरीस शेख से हम बात करेंगे कि अभी तक वसूली क्यों नहीं की जा सकी। इदरीस शेख, क्या वजह है जो ETOs जो लाहौर है वो रिकवरी में बिल्कुल नाकाम रहे हैं? हुकाम आला की जानिब से रिकवरी नहीं की जा रही तो फिर बाकी अफसरान क्या एक्शन नहीं लेंगे? जी बिल्कुल, महकमा एक्साइज टैक्सेशन एंड नारकोटिक्स कंट्रोल की अगर मजमूई तौर पर कारकर्दगी की बात की जाए तो ये बहुत आम है। मुख्तलिफ किस्म की रिकवरी जो करना, भी जो ताज़ा तरीन इंकशाफ हुआ है वो है प्रॉपर्टी टैक्स के वाजिबात वसूल करने में एक्साइज टैक्सेशन एंड नारकोटिक्स कंट्रोल के अफसरान जो है नाकाम रहे हैं। 1216 केसेज में ये 16 करोड़ 27 लाख रुपए की रकम वसूल करने में नाकाम रहे हैं। एक्साइज टैक्सेशन एंड नारकोटिक्स कंट्रोल डिपार्टमेंट के जो अफसरान हैं, इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो यही जो तमाम तरह अफसरान हैं, टोकन फीस के मसले में भी कौमी खजाने को 1 करोड़ 35 करोड़ 96 लाख रुपए का नुकसान पहुंचाने का जो है वो उसके मुर्तकिब हुए थे और एक्साइज टैक्सेशन के इन अफसरान ने 1,18,911 केसेज में गाड़ियों से टोकन टैक्स वसूल नहीं किया गया था। इस सिलसिले में
ये वही अफसरान हैं जो कि लाहौर अटक और अहमदाबाद के हैं, जो कि ये रिकवरी करने में नाकाम रहे। और इन्हीं अफसरान के बारे में प्रॉपर्टी टैक्स के हवाले से ये नया इंकशाफ सामने आया कि वो वाजबात की अदम वसूली में जो है वो इस सिलसिले में सबसे पहले नंबर पर लाहौर के जो एटीओ हैं वो 15 करोड़ 20,33,000 रुपए वसूल ना कर सके। इसके साथ साथ इदरीस शेख बताएगा आला हुकाम की जानिब से क्या कोई एक्शन लिया जाएगा? रिकवरी नहीं की जिन अफसरान ने, तो उनके खिलाफ अभी तक कुछ कहा नहीं किया, मेंशन नहीं किया गया कि अगर रिकवरी इतने डेडलाइन तक नहीं की जाती तो इनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा? जी बिल्कुल, इस सिलसिले में कवानीन भी मौजूद हैं। इस सिलसिले में आला हुकाम की जानिब से जो है हिदायत भी जारी की जाती हैं तमाम तरह मुतलका जो ईटीओ में दीगर जो अफसरान होते हैं रिकवरी के हवाले से। लेकिन ये देखा गया है कि सरकारी महकमों में ये रवायत है सिर्फ और सिर्फ जो है जुबानी तौर पर अहकामात जारी किए जाते हैं और रिकवरी में नाकाम रहने वाले जो तमाम तर अफसरान होते हैं उनके खिलाफ किसी भी किस्म की कार्रवाई नहीं की जाती। और ये तमाम तर जो अफसरान है ये साल तक उन्हीं सीटों पर बरा जमान रहते हैं जहाँ पर रिकवरी करने में नाकाम रहने पर कौमी खजाने को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन किसी भी किस्म की जो कार्रवाई है इस तरह की रिकवरी में नाकाम रहने पर, अपने फराइज मनसिबी से गफलत बरतने पर, इस तरह की कोई भी मिसाल नहीं मिलती सरकारी महकमों में, खासतौर पर एक्साइज टैक्सेशन एंड नारकोटिक्स कंट्रोल डिपार्टमेंट में। जी ठीक है, आपने बिल्कुल सही कहा कि इस तरह की मिसाल नहीं मिलती और डेडलाइन भी गुजर गई उसके बाद भी, लेकिन जो आला हुकाम है वो अभी तक नोटिस ही नहीं ले रहे। बहुत शुक्रिया इदरीस शेख, आपने तफसीलन हमें सूरत हाल के हवाले से अपडेट किया। रावलपिंडी इस्लामाबाद मेट्रो बस सर्विस के ट्रैक में टूट फूट, निगरान वज़ीर आला पंजाब का नियो न्यूज की खबर पर एक्शन। मोहसिन नकवी ने सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट से रिपोर्ट तलब कर ली है। वज़ीर आला पंजाब ने मुतल्लिका हुकाम को ट्रैक की खस्ताहाली से मुतालिक तहकीकात का हुक्म भी जारी कर दिया है। तो निगरान वज़ीर आला पंजाब का नियो न्यूज की खबर पर एक्शन और एक्शन लेते हुए तहकीकात करने का हुक्म जारी कर दिया। रिपोर्ट भी तलब कर ली गई है सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट से। और क्योंकि नियो न्यूज की जानिब से जब इस पर खबर दी गई तो निगरान वज़ीर आला की जानिब से नोटिस ले लिया गया और मजीद तफसीलात क्या है वो हम जानते हैं वकास खौरी से। वकास खौरी, नियो न्यूज की खबर पर एक्शन ले लिया गया है निगरान वज़ीर आला पंजाब की जानिब से, क्या डिटेल्स है बताइएगा? जी बिल्कुल, निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने नियो न्यूज की खबर पर नोटिस लेते हुए रावलपिंडी इस्लामाबाद मेट्रो बस सर्विस के ट्रैक में टूट फूट के मामले की इंक्वायरी का हुक्म दे दिया है, जबकि सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट से इस हवाले से रिपोर्ट भी तलब कर ली गई है। इसके अलावा निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने ट्रैक को जल्द अज जल्द उसकी मुरम्मत करने की हिदायत भी की है। उनका कहना है कि ट्रैक की मुरम्मत के दौरान मेयार को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। जी ठीक है, मेयार को हर सूरत यकीनी बनाया जाए, ये अहकामात हैं जो जारी किए गए हैं। बहुत शुक्रिया वकास खौरी अपडेट करने के लिए। और यहाँ पर बात की जाए नए कोरोना वेरिएंट के हवाले से तो उसका कोई भी केस अभी तक पाकिस्तान में रिपोर्ट नहीं हुआ है। नई किस्म से बचाव के लिए फाइजर वैक्सीन कारआमद है। कौमी इदारा सेहत ने कहा कि पाकिस्तान को जनवरी के दूसरे हफ्ते तक अमेरिका से फाइजर की 9 मिलियन खुराकें दस्तयाब हो जाएंगी। और इंडिया की अगर बात की जाए तो इंडिया में अब तक इस वेरिएंट के मुतादिद केसेस सामने आ चुके हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि पाकिस्तान में अभी तक कोरोना वायरस का जो नया वेरिएंट है उसका कोई भी केस पाकिस्तान में अभी तक रिपोर्ट नहीं हुआ है। और इससे बचाव के लिए फाइजर वैक्सीन है जो कि कारआमद बताई जा रही है डॉक्टर्स की जानिब से। कौमी इदारा सेहत ने यह कहा है कि पाकिस्तान को जनवरी के दूसरे हफ्ते तक अमेरिका से फाइजर की 9 मिलियन खुराकें दस्तयाब हो जाएंगी जो कि फिर लोग लगवा सकेंगे। तो कराची का रुख करें जहां पर नशइयों के डेरे और रिजविया चुरंगी पर नस्ब लड़ाका तैयारा है, उसके मॉडल पर नशइयों ने कब्जा जमा लिया है। मुनशियात के आदी अफराद ने तैयारे पर लगी लोहे की ग्रिल काट कर उसको फरोख्त कर दिया है। कराची पुलिस मुनशियात के आदी अफराद के खिलाफ कार्रवाई करने से अभी तक कासिर है। वहां पर जो मौजूद नशई हैं उन्होंने जो वहां पर लड़ाका तैयारे का जो मॉडल बनाया हुआ था उसका लोहा काट कर उसकी ग्रिल को काट कर नशइयों की जानिब से फरोख्त कर दिया गया है। लेकिन वहां की जो पुलिस है कराची पुलिस उसने मुनशियात के आदी अफराद के खिलाफ कार्रवाई अभी तक नहीं की है। ऐसी कोई रिपोर्ट्स मौसूल नहीं हो रही कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की हो। बात कर लेते हैं नुमाइंदा नियो हमारे साथ है हमात यूसुफ। हमात यूसुफ, बताइएगा ये मॉडल को बेच दिया गया है उसका लोहा काट के, पुलिस क्या कर रही है? कोई नोटिस नहीं लिया अभी तक? जी मरियम, इस वक्त जो है कराची की खूबसूरती को सबसे ज्यादा जो नुकसान पहुंचाया जा रहा है वो मंशियात फरोशों की जानिब से पहुंचाया जा रहा है। देखा जाए तो पुलिस जो है वो इस मामले में हमें जो है वो सुस्त रवि का शिकार नजर आती है। दीगर चौरंगियां हैं, दीगर जो है दीगर जगहें हैं वहां पर जो है मंशियात फरोशों के जो है वो डेरे हैं। जो दीगर बड़ी बड़ी इमारतें हमने देखी हैं, बड़े बड़े पुल के उनके नीचे जो है मंशियात फरोश बैठे हुए। रिजर्व चौरंगी पे अगर बात करूँ लड़ाका तैयारा का मॉडल जो है वो बनाया गया था। ये कराची की खूबसूरती
को निखारने के लिए मुख्तलिफ जगहों पर इसी तरह की खूबसूरत जो है वो चीजें लगाई गई थी, लेकिन वहां पर हमने देखा कि बड़े जो है मंशियात फरोशों की बड़ी तादाद हमें नजर आती है जो है वहां पर बैठ के जो है मंशियात फरोशी कर रही होती है और मंशियात ले रही होती है। यहाँ पर सिर्फ इसकी खूबसूरती को नुकसान नहीं पहुंचाया जा रहा, बल्कि जो है यहाँ पे इसकी ग्रिल वगैरह काट कर जो है वो बेची जाती है ताकि वो अपने नशे की जो है वो जरूरत को पूरा कर सके। इस पर पुलिस ने जो है हमें पुलिस की कोई इक़दाम नजर नहीं आ रहे, क्योंकि पुलिस की जहाँ पर जो है वो राउंड पर भी होती है, पेट्रोलिंग पर भी हमें पुलिस नजर आती है, लेकिन कभी हमने पुलिस को इस तरह उनको रोकते हुए नहीं देखा है। जी ठीक है, अभी तक पुलिस को तो यहाँ पर नहीं देखा, तो क्या इस हवाले से किसी ने भी उसका नोटिस नहीं लिया? वहाँ का थाना कौन सा है जो उसको लगता है, या वहाँ पर जो रोड है बिल्कुल पास, उसके पास कोई भी सार्जेंट भी खड़ा नहीं होता जो इस चीज को नोटिस करे, उसके बाद उसकी इतला देगा? कोई शहरी, किसी की जानिब से कोई इतला नहीं दी गई और पुलिस की जानिब से खुद भी नहीं देखा गया। नशइयों ने डेरे जमाए हुए, नशइयों का यहाँ पर क्या किया जाएगा? उसके खिलाफ कौन कार्रवाई लेगा फिर? देखिए, थाना जो है वो रिजविया थाना यहाँ पर लगता है, क्योंकि जो लड़ाका तैयारा है ये रिजविया के इलाके में नस्ब किया हुआ है और यहाँ पर जो आवाम है, शहरी है, आपने वीडियो देखी तो वो भी शहरी ने अपनी मदद के तहत यहाँ पर वीडियो बनाई है जिसकी जो है निशानदेही की है। निशानदेही करने के बाद जो है वो हमने देखा कि जब से जो है इस वीडियो की निशानदेही उसके बाद जो है वो अमला मुतारिक हुआ है और पुलिस वगैरह भी मुतारिक हुई है, तो उसके बाद लेकिन अब तक की कोई कार्रवाई अमल में नहीं ला सके हैं। पुलिस वगैरह की तरफ से इस तरह की कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है। दीगर जगहों पर अभी भी मंशियात फरोशों के डेरे हैं, मंशियात फरोश बैठे हुए हैं, लेकिन कार्रवाई अभी तक जो है हमें देखने में हमारा देखा जाता है कि जब तक कोई वीडियो बहुत ज्यादा वायरल नहीं हो जाती, सोशल मीडिया पर गर्दिश नहीं करने लग जाती और उसके बाद लोग उस पर सवाल नहीं करने लग जाते, तब तक पुलिस कोई एक्शन नहीं लेती। उसमें से कोई हजारों में से कोई 2-4 वीडियोस होंगी जो बहुत वायरल होती है, उसके बाद पुलिस एक्शन लेती है, तो पुलिस की अपनी जिम्मेदारी कहां पर आती है फिर? जी ऐसा ही है, ये हमारा जो एक मुआशरा है ये सोशल मीडिया पर डिपेंड हो गया मरियम, बिल्कुल कि कोई अगर सोशल मीडिया पे कोई वीडियो वायरल होती है या सोशल मीडिया पे कोई चीज ज्यादा दिखाई जाती है तो उसके खिलाफ या उसके लिए एक्शन किया जाता है, तभी हमारे इदारे भी मुतारिक होते हैं, तभी हमारे जो है कानून नाफिज करने वाले इदारे तो वो ही मुतारिक होते हुए हमें दिखाई देते हैं। जब तक कोई बिल्कुल, जब तक कोई वायरल ना हो या सोशल मीडिया पर बहुत उस पर सवाल ना उठाए जाएं, तब तक कोई एक्शन नहीं लिया जाता। हमारी पुलिस की जानिब से बिल्कुल खामोश तमाशाई बनी रहती है। बहुत शुक्रिया हमाती यूसुफ अपडेट करने के लिए। नाज़रीन, 2023 तलखुशीरी यादों के साथ रुखसत हो चुका है। अवाम ने नए साल से नई उम्मीदें वाबस्ता कर ली हैं। अवाम कहते हैं कि जो नया साल उनके लिए खुशियां लाएगा और जो महंगाई है उसमें कमी होने के साथ मुश्किलात भी कम होगी। इस हवाले से जब अवाम से बात की तो हमारे अवाम क्या कहते हैं वो आप देखिए। उम्मीद तो बंदे को अच्छी होती है कि अच्छा ही हो, इलेक्शन आ रहे हैं, उम्मीद है अच्छी पार्टी आएगी, हमारे लिए भी कुछ जॉब्स वगैरह आएंगी। हालात आपको पता है कि बहुत ख़राब हैं, गरीब से गरीब होता जा रहा है और अमीर से अमीर होता जा रहा है। जैसे महंगाई पहले थी तब भी वैसे रहेगी, कुछ नहीं होगा। इनके अपने मफादात हैं, ये अपने लिए आते हैं, आवाम के लिए नहीं आते। ये हुकूमत को चाहिए कि नए साल के मौके पे कुछ नहीं तो महंगाई को कम करें। 1500 का काम करते हैं तो 1000 रुपये का पेट्रोल डलवाते हैं, इतनी महंगाई हो गई है, 500 बचता है, उससे गुजारा नहीं होता। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ अभी रिक्वायर्ड है, जो नीड ऑफ द टाइम है, वो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, और वो आएगी फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। जो अभी फिलहाल जंग चल रही है फ़लस्तीन में, मुसलमानों को खड़ा होना चाहिए और उसके लिए जितनी जद्दोजहद हो सके करनी चाहिए। जो हमारे हुक्मरान हैं इनको चाहिए कि अब जो आएंगे इलेक्शन, इनको अवाम का सोचना चाहिए। और मौसम के हवाले से आपको अपडेट करें तो सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर की फजा पर स्मोक और धुंध का राज अभी तक बरकरार है। बागों के शहर का मौजूदा एयर क्वालिटी इंडेक्स 213 रिकॉर्ड किया गया है। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में 4थे नंबर पर आ गया है। मजीद मौसम की सूरत हाल हम जान लेते हैं लाहौर से नुमाइंदे अवैस गुजर से। अवैस गुजर, बताइएगा एयर क्वालिटी इंडेक्स लाहौर का क्या है और कब तक आलूदा रहेगा, और मजीद मौसम के हवाले से बताइएगा। जी बिल्कुल जी, सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर की फ़दा पर स्मोक के साए जो है वो गहरे होने लगे हैं। शहर का मौजूदा एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है मजमूई तौर पर 213 तक रिकॉर्ड किया जा रहा है, लेकिन मुख्तलिफ इलाके अगर बात करूँ DHA फेज़ 8 की तो वहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 314 रिकॉर्ड किया जा रहा है। माल रोड पर एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 308 तक रिकॉर्ड किया जा रहा है, जिसके बाद लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में 4थे नंबर पर मौजूद है। अगर लाहौर में धुंध की और सर्दी की बात करता हूँ तो लाहौर की फ़दा पर धुंध का राज भी बरकरार
बरकरार है। और अगर बात करें मौजूदा दर्जा हरारत की तो लाहौर का मौजूदा दर्जा हरारत जो है वो 12 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। और जिसके बाद अगर बात करें शहर लाहौर के बारिशों की तो महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर लाहौर में आइंदा 3 रोज़ बाद जो है वो बारिश की पेशेनगोई की गई है। और साथ साथ 24 घंटों के दौरान जो है शहर लाहौर में खुश्क सर्दी बढ़ने के साथ साथ धुंध में बढ़ने का इम्कान जाहिर किए गए हैं। जी सेनेट का इजलास जारी है, आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए, एसएमईज़ की ग्रोथ के लिए, इनफॉर्मल लेबर मार्केट में जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है उसके लिए, स्ट्रीट इकोनॉमी के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट एरिया है। और ख़ास तौर पर हमारी जो लेबर बाहर जाती है उनकी भी ट्रेनिंग इससे बहुत मुतल्लिक होती है। तो हमें इस वक्त अप्रिशिएट ये करना चाहिए कि इसमें प्रॉब्लम्स क्या हैं, इसमें पॉलिसी एंड स्ट्रेटजी लेवल में क्या इश्यूज क्या हैं। एक तो इशू ये है कि ये बड़ा फ्रैगमेंटेड सेक्टर है, इसमें फेडरल इंटरप्ले है। सेनेट का इजलास जारी था। आगे बढ़ते हुए बात करें इंतखाबी दंगल की तैयारियों के हवाले से तो बिलावल भुट्टो की लाहौर आमद। इंतखाबात से कबल बिलावल भुट्टो के हल्का NA 127 में अवामी राब्ता मुहिम तेज करने के लिए लाहौर की तंजीम ने सर जोड़ लिए हैं। पंजाब में नून लीग समेत तमाम सियासी जमातों का डट कर मुकाबला करने का फैसला भी सामने आ चुका है। बिलावल भुट्टो कल कराची से लाहौर पहुंचेंगे और बिलावल भुट्टो के बारे में बताएं कि 5 जनवरी को लाहौर में जलसा करेंगे और वहां पर जलसे से खिताब भी करेंगे। तो पंजाब में नून लीग समेत तमाम सियासी जमातों का डटकर मुकाबला जलसे जुलूसों के हवाले से इंतजामात किए जा रहे हैं। अगर पीपल्स पार्टी की बात की जाए तो बिलावल भुट्टो सरदारी ने कराची से लेकर लाहौर तक में जलसों की तैयारियां कर ली हैं और 5 जनवरी को लाहौर में जलसा करने के हवाले से तैयारी की गई है बिलावल भुट्टो की जानिब से। और NA 127 में अवामी राब्ता मुहिम के लिए लाहौर पहुंचेंगे और वहां पर दौरा करेंगे। मायरा हाशमी हमारे साथ हैं। मायरा हाशमी, बताइएगा पीपल्स पार्टी की जानिब से भी जलसे जुलूस किए जाने का जो सिलसिला है वो जारी है और लाहौर में 5 जनवरी को जलसा किया जाएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी इंतखाबी दंगल की तैयारियां जो है वो मुकम्मल कर कल बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो लाहौर पहुंच जाएंगे और इंतखाबात से कबल जो है बिलावल भुट्टो के हल्का NA 127 से जो है वो अवामी राब्ता मुहिम तेज करने के लिए लाहौर की तंजीम ने भी सर जोड़ लिया है। पंजाब में नून लीग समेत तमाम सियासी जमातों का डट कर मुकाबला करने का फैसला किया जा रहा है और बिलावल भुट्टो कल कराची से लाहौर पहुंच जाएंगे। बिलावल भुट्टो ने यह भी फैसला किया है कि 5 जनवरी को जो है वो लाहौर में जलसा करेंगे और जलसा रायविंड में रखा जाएगा, जहां से बिलावल भुट्टो जो है वो जियालों को अपनी भरपूर इंतखाबी मुहिम शुरू करने की जो है वो हिदायत भी जारी करेंगे। और बिलावल भुट्टो लाहौर में तकरीबन 4 रोज क्याम करेंगे और 4 रोजा क्याम के दौरान बिलावल भुट्टो पंजाब और लाहौर की क़यादत से अहम मुलाकातें करेंगे। इसके साथ आपको ये भी बताती चलूं कि बिलावल भुट्टो लाहौर में जो है नून लीग के जो साबिक वज़रा है उनसे भी मुलाकात करेंगे, जबकि नून लीग के साबिक सूबाई वज़ीर चौधरी अब्दुल गफूर जो है वो 5 जनवरी को जलसे में ही पार्टी में बाकायदा शमूलियत का ऐलान करेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मायरा हाशमी। शमूलियत का भी इम्कान है जो कि किया जाएगा पीपल्स पार्टी में। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। LGF सरान के नाहली LDA सिटी A और B ब्लॉक के अलॉटीज पोजेशन से महरूम है, जबकि LDA हुकाम ने C ब्लॉक के 100 अलॉटीज को पोजेशन दे दिया। जबकि A और B ब्लॉक्स की बात की जाए तो वहां पर अरबों रुपए की डेवलपमेंट बर्बाद होने लगी है। मज़ीद तफसीलात, LDA सिटी A और B ब्लॉक के अलॉटीज कब्जे से महरूम है, जबकि पैसे भी दे दिए गए हैं, 100 अलॉटीज को कब्जा भी दे दिया गया है, लेकिन उसके बाद जो बाकी ब्लॉक्स हैं उनका जो पोजेशन अभी तक नहीं दिया गया। अहमद कुरैशी हमारे साथ बात करते हैं। अहमद कुरैशी, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, LDA सिटी में A और B ब्लॉक जो है ये वाहिद वो 2 ब्लॉक हैं जिनके अलॉटीज तकरीबन एक ब्लॉक के जो है तो 6000 के करीब अलॉटीज बनते हैं, जिन्होंने अपने तमाम ड्यूज क्लियर कर दिए, डेवलपमेंट फीसेस दे दी। 2 साल से पोजेशन जो है उनको नहीं मिल पा रहा, ना ही यहाँ पर बिजली के हवाले से जो है इलेक्ट्रिसिटी का कोई अरेंज हुआ। लेकिन LDA के जो अफसरान हैं उन्होंने निगरान वज़ीर आला पंजाब को खुश करने के लिए C ब्लॉक के 100 अलॉटीज जो हैं उनको पोजेशन दे दिया और 2 साल से जो है तमाम तर वाजिबात अदा करने के बावजूद A और B ब्लॉक के जो अलॉटीज हैं वो अपने पोजेशन से महरूम हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए अहमद कुरैशी।
और लाहौर में डकैती की नॉन स्टॉप वारदातें जारी है। गुलशन इकबाल के इलाके में दिन दिहाड़े डाकुओं ने शहरी को घर की दहलीज पर ही लूट लिया है। डाकू शहरी से हजारों रुपए नकदी और मोबाइल फोन लूट कर फरार हो गए और पुलिस का किसी किस्म का कोई खौफ नहीं। ये सीसीटीवी फुटेज है जिसमें वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि घर के दरवाजे पर जो डाकू है शहरी को लूट रहे हैं और उन्हें किसी किस्म का कोई खौफ नहीं है, किसी किस्म का पुलिस का कोई डर नहीं, क्योंकि मालूम है कि पुलिस जो है उसकी जानिब से कभी कोई कार्रवाई की ही नहीं जाती। शाहिद रिजवी हमारे साथ है। शाहिद रिजवी, ये घर की दहलीज पर आके लूटा जा रहा है, फुटेज भी वाज़ेह तौर पर देखी जा सकती है, कोई कार्रवाई की जा रही है कि नहीं? बिल्कुल, ये लाहौर शहर में दिन दिहाड़े डकैती की वारदातों में इजाफा होता चला जा रहा है। बात की है गुलशन इकबाल का इलाका, ये क्रीम ब्लॉक है। यहाँ 2 हेलमेट सवार डाकू मोटरसाइकिल सवार हैं जो उन्होंने शहरी को उसकी घर की दहलीज पर लूट लिया है। शहरी जैसे अपने घर के बाहर मोटरसाइकिल पर रुकता है तो सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है जो उसको मसूल हुई है। 2 डाकू जो है असला के जोर पर शहरी से जो हजारों रुपए नकदी और मोबाइल फोन छीन कर फरार हो जाते हैं। जो डाकुओं के जो है फरार होने की सीसीटीवी फुटेज की न्यूज़ हासिल करी है। वारदात की बाद जो है डाकू अब सरेआम जो है फरार हो जाते हैं। इस वारदात का जो शहरी कहना है मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। पुलिस की जानिब से दावा किया जा रहा है कि वारदातें कंट्रोल की जा रही हैं, लेकिन लाहौर शहर में वारदातें जो है थमने का नाम नहीं ले रही। जी, लाहौर शहर में वारदातें जो हैं वो थमने का नाम नहीं ले रही। शाहिद रिजवी, फुटेज में चेहरे भी वाज़ेह तौर पर देखे जा सकते हैं। अगर फुटेज को जूम किया जाए तो क्या पुलिस ने इस पे कोई एक्शन लिया है अभी तक, या अभी तक सिर्फ एक फुटेज है जो कि वायरल हो रही है सोशल मीडिया पे? देखिए, अभी तक तो जो है जो शहरी है, मुतासरा शहरी, उसका कहना है कि उसकी वारदात का भी मुकदमा भी दर्ज नहीं किया गया। वारदात के बाद जो है शहरी का कहना है कि उसने थाने में इंदराज मुकदमा के लिए दरख्वास्त दी है। पुलिस हुकाम का कहना है कि वो डाकों की जो है सीसीटीवी फुटेज की मदद से तलाश करने की कोशिश करें और जल्द ही वारदात का मुकदमा भी दर्ज कर दिया जाएगा। जी ठीक है, जल्द ही मुकदमा दर्ज कर लिया जाएगा। अभी तक तो मुकदमा भी दर्ज नहीं किया गया। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। रावलपिंडी में चकलाला इंटरनेशनल मेल ऑफिस में कस्टम्स हुकाम की कार्रवाई, पार्सल से 1 किलो से ज्यादा मुनशियात बरामद कर ली गई है। मुनशियात वाला जो पार्सल था वो थाईलैंड से ढडियाल आजाद कश्मीर भेजा जा रहा था। मजीद तफसीलात क्या है वो हम जानते हैं। नियो न्यूज के नुमाइंदे खालिद चौधरी हमारे साथ है। खालिद चौधरी, 1 किलो से ज्यादा मुनशियात वाला ये पार्सल बरामद हुआ है, इसकी डिटेल्स क्या है? किसी का मालूम हो सका कहाँ से आया है, किसके पास जा रहा था? जी बिल्कुल, हुकाम ने जो है पार्सल से 1 किलो 100 ग्राम भंग से बनी हुई जो है वेट बरामद की है। मंशियात से भरा पार्सल जो है थाईलैंड से ढडियाल आजाद कश्मीर जो है भेजा जा रहा था और इस हवाले से कस्टम्स हुकाम ने कार्रवाई की है। मुंशियात पार्सल में रखे हुए कपड़ों में महारत से छुपाई गई थी। पार्सल में जो है हेलन बायर नामी शख्स ने यासर अब्बास के नाम से ये पार्सल भेजा था, जिस पर कस्टम्स हुकाम ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और इसके जितने भी खरीदार हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए जो है तहरीक शुरू कर दिया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। फलस्तीनी बहन भाइयों की मदद में पाकिस्तान पेशकश है। गजा के लिए 20 टन इमदादी सामान की तीसरी खेप रवाना कर दी गई है। सामान की तीसरी खेप पाक फजाइया की खसूसी परवाज के जरिए नूर खान एयरबेस से रवाना की गई है। परवाज इमदादी सामान लेकर मिस्र के शहर अल उरैश पहुंचेगी, जहां पर मिस्र में तैनात पाकिस्तानी सफीर इमदादी सामान वसूल करेंगे, जिसे तकसीम के लिए गजा रवाना कर दिया जाएगा। इमदादी सामान में सर्जिकल सामान है, खुश खाने पीने की अशिया है और बच्चों के लिए गिफ्ट बैग समेत हिफ्ज़ाने सेहत की किट्स भी शामिल है, जिसकी वहां पर जरूरत है। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी, पाकिस्तान ने फ़लस्तीन के सफीर अहमद रबी और NDMA, वज़ारत ख़ारजा और मुसल्लह अफ़वाज के सीनियर अफसरान हैं, जिन्होंने नूर खान एयरबेस पर रवानगी की तकरीब में शिरकत की है। और इस मौके पर वज़ीर ख़ारजा ने फ़लस्तीनी अवाम की भरपूर हिमायत का इजहार भी किया है और गजा में शहरियों बिलखसूस ख़वातीन और बच्चों के खिलाफ इसराइल की जानिब से अंधाधुंध ताकत के इस्तेमाल की शदीद मज़म्मत भी की गई है। तो खेल के मैदान से बताएं, बाबर आजम बहुत कूल कप्तान है, शाहीन अफरीदी जारहाना है, साबिक कप्तान जल्द फॉर्म में वापस आ जाएंगे। पाकिस्तानी टीम के बैटर फखर जमान ने यह कहा है कि शाहीन अफरीदी PSL में बेहतरीन कप्तान साबित हुए हैं, मगर पाकिस्तान और PSL में कप्तानी में फर्क है, दोनों टीमों की कैप्टनसी में फर्क है। वो मजीद क्या कहते हैं आइए आपको सुनवाते हैं। पाकिस्तान टीम की कप्तानी में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है, लेकिन शाहीन शाह में लीडरशिप क्वालिटीज़ है और मुझे उम्मीद है कि वो पाकिस्तान टीम की बहुत ज़बरदस्त तरीके से क़यादत भी करेगा और इंशाल्लाह पाकिस्तान टीम को टाइटल भी जितवाएगा। अगर आप देखें तो वो अभी भी 40-40 कर रहा है, लेकिन जो बाबर की जो क्लास है, आप
यही बताना चाह रहे हैं कि वो उसको मीट नहीं कर रहे। तो बिल्कुल वो वर्ल्ड क्लास प्लेयर है और मैं पूरी उम्मीद हूँ कि वो इंशाल्लाह अगले महीनों में नहीं बल्कि जो नेक्स्ट मैच है इसमें ही बड़ा स्कोर करेंगे। और बाकी बिल्कुल देखें, जब अच्छा बुरा टाइम हर प्लेयर पे आता है, खाओ बॉलर हो या बैट्समैन हो, तो बस फिर बेसिक्स पे जाना चाहिए और जो अपनी मेहनत है उसको बढ़ाना चाहिए। मेरे ख्याल में तो यही सिंपल फार्मूला है। जी अली। तो इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन व्हाट्सएप अपने वेब वर्जन के लिए नया साइड बार और डार्क मोड और प्रोफाइल के लिए जो नए यूज़ हैं वो मुतारिफ करवाने जा रहा है। और इसके अलावा मेटा की जो ज़ेली ऐप है उसमें आपको बताएं कि फीचर पर काम जारी है, जिसके बाद राब्ते के लिए एक सारिफ को दूसरे सारिफ के फ़ोन नंबर की ज़रूरत नहीं रहेगी। आजमाइशी मराहिल में मौजूदा ये फीचर ऐप के चंद मोबाइल सारिफिन के लिए जारी किया गया था, लेकिन अब व्हाट्सएप जो बीटा इन्फो की जानिब से पेश की जाने वाली हालिया रिपोर्ट है उसमें यह बताया गया है कि कंपनी इस फीचर का दायरा का जो वेब वर्जन है उस तक वसी करने के लिए काम कर रही है। पाकिस्तान नामा में एक ब्रेक शामिल करेंगे, कहीं मत जाइएगा। नए साल के पहले दिन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी देखने में आई। 100 इंडेक्स मार्केट में 63 और 64,000 पॉइंट्स की दो हदें एक साथ बहाल हो गई। 100 इंडेक्स से 2,210 पॉइंट से बढ़कर 64,662 पॉइंट्स पर बंद हुआ है। गैस सेक्टर का गर्दिशी कर्जा खत्म करने में पेशरफ से मार्केट में तेजी देखने में आई, जबकि IMF से 11 जनवरी को $70 करोड़ किस्त मंजूरी की खबर का भी मार्केट पर मुस्बत असर पड़ा है। बात कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद है कराची से नुमाइंदा न्यू होंगे काशिफ मुनीर और माहिर मैशत डॉक्टर खाकान नजीब हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले काशिफ मुनीर से बात करते हैं, अपने नुमाइंदे से तफसीलात जानते हैं। काशिफ मुनीर, साल के पहले ही दिन मुल्की मईशत के लिए अच्छी खबर आ चुकी है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कितना कारोबार हुआ ये बताइएगा, और तेजी भी बहुत रही, उसकी क्या वजह थी? मार्केट में जो है वो उम्मीद यही की जा रही थी, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में उम्मीद यही की जा रही थी कि आज पहले रोज जो है वो जबरदस्त तेजी देखने में मिलेगी, और आज यही सूरत हाल रही कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज जो है पहले दिन जबरदस्त तेजी देखने में रही। जो दिन का आगाज हुआ वो तकरीबन 250 पॉइंट इजाफे के साथ हुआ, और साथ ही जो है वो मार्केट ने आज पूरा दिन जो है वो तेजी देखने में रही। पहले 1000 पॉइंट का इजाफा हुआ, मार्केट ने 63,000 की नफसियात को अबूर किया, फिर उसके बाद 1500 पॉइंट का इजाफा हुआ और मार्केट ने जो है वो 64,000 की नफसियाती हद को भी जो है मार्केट ने क्रॉस कर लिया। सारा दिन मार्केट में तेजी देखने में रही। जो मार्केट का जो दिन का अख्ताम था वो 2210 पॉइंट इजाफे के साथ मार्केट जो है वो 64,662 पर क्लोज हुआ। ताहम जो दिन का हाई जो था वो 64,718 पर रहा। मार्केट में बहुत सारी चीजें जो है आज मार्केट के लिए जो है पॉजिटिव रही। इसमें जो सबसे अहम बात है, जो गैस सेक्टर का जो गर्दिशी कर्जा है उसके वाले से जो पेशरफ्त ने मार्केट को बहुत पॉजिटिव लिया। इसके अलावा जो IMF के साथ जो एक 11 जनवरी को जो मुज़ाकरात होने हैं उसमें 70 करोड़ जो डॉलर है उसकी किस्त की खबर ने भी मार्केट को अच्छे तरीके से जो लिया। ओवरऑल अगर आज मार्केट में मैं आपको वैसे बताऊं तो जो तकरीबन 18 अरब मालियत का जो है मार्केट में वॉल्यूम रहा, उसमें तकरीबन 62 करोड़ शेयर्स का कारोबार हुआ। आज सबसे अहम बात यह है कि 326 कंपनीज के शेयर की कीमतों में इजाफा हुआ है, और सिर्फ जो 36 कंपनीज हैं उनकी शेयर की कीमतों में, कंपनी की जो शेयर्स हैं उनकी कीमतों में कमी देखने में आई है। तो ओवरऑल आज तमाम शेयर्स ने, तमाम सेक्टर्स ने अच्छा परफॉर्म किया है, और ये जो आज जो मार्केट बढ़ी है ये आज उम्मीद यही की जा रही थी कि मार्केट जो है वो 1 जनवरी से, हमने गुज़श्ता हफ्ते भी यही कहा था जब मार्केट में आखिरी 2-3 दिन तो तेजी देखने में मिली, ताहम जो रोल ओवर वीक था उसकी वजह से जो है मार्केट में उसमें जो है वो तेजी देखने में नहीं मिल रही थी। आज जो है मार्केट ने पहले दिन जो है वो रिकॉर्ड तेजी देखी है। अब सबसे अहम मामला ये है कि मार्केट अब 64,000 को क्रॉस कर चुकी है, तो ये हो सकता है कि आने वाले 1-2 दिन में प्रॉफिट टेकिंग हो, क्योंकि तमाम शेयर्स का वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। आज जैसे मैंने आपको बताया कि 18 अरब के शेयर्स का कारोबार हुआ है, और इसमें 326 कंपनीज के शेयर की कीमतों में इजाफा हुआ है। तो बज़ाहिर यही लगता है कि आने वाले दिनों में जो है कुछ दिनों में आपको लगता है ऐसे ही है कि जो है वो प्रॉफिट टेकिंग होगी, और मार्केट कहीं जो है वो थोड़ा बहुत मार्केट में मंदी देखने में मिलेगी। अच्छा, तो अभी बताइएगा काशिफ मुनीर, पहले ही दिन नए साल के 2024 के आगाज में तो काफी अच्छी तेजी देखने में आई है कारोबार में भी, और मार्केट भी बहुत अच्छी रही। तो डॉक्टर खाकान नजीब हमारे साथ मौजूद है, माहिर मैशत, उनसे हम बात कर लेते हैं। डॉक्टर खाकान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। डॉक्टर खाकान साहब, साल के पहले ही रोज बहुत मुस्बत कारोबार रहा और जो तेजी थी कारोबार में देखने में आई, तो क्या उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में मजीद तेजी हम देखेंगे स्टॉक मार्केट में?
IMF के 11 जनवरी के बोर्ड की डेट भी आ गई। पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर भी जो हैं वो आखिरी हफ्ते में कुछ बढ़े हुए आए। पाकिस्तान के बाकी भी जो पैसे हैं वो आने की उम्मीद बंधी है IMF के अलावा भी। उसके साथ साथ जो बहुत ज़्यादा लेवरेज्ड पोजीशन, यानी कि जिन लोगों ने लोन पे शेयर लेके खरीदे हुए थे, वो जो वीक होल्डर्स थे वो भी निकल गए, कुछ प्रॉफिट टेकिंग भी हो गई। सो मार्केट जो है उसने वापस अपना मोमेंटम जो है जितनी टेल विंड्स थी उसके साथ रीगेन कर लिया है। पर याद रखिए कि आने वाले जो 3-4 माह हैं उसमें एक IMF का रिव्यू होना है, फिर इलेक्शंस होने हैं। सो विद ऑल दी चैलेंजेस दैट द कंट्री फेसेस, स्टिल मार्केट इज ट्रेडिंग चीप। ये देखते हुए लेट्स होप कि हम इन सब चैलेंजेस से कंफर्टेबली गुजर जाएं। अगर ऐसा होगा तो मार्केट इज अ फ्यूचर लुकिंग इंस्ट्रूमेंट, और अगर वो फ्यूचर लुकिंग है और वो ये देखे कि एक 5 साल हुकूमत आ जाएगी, नया IMF का प्रोग्राम आ जाएगा, एक अच्छा बजट आएगा, अगर ये सब चीजें हम स्मूथली करते चले जाएंगे तो इन्वेस्टर्स का जो इंटरेस्ट है, इसलिए भी कि इस वक्त प्रॉपर्टी में या गोल्ड में आपने देखा डॉलर के एवज तो रुपया जो है उसने गेन ही किया है पिछले चंद माह में। सो देयर इज लिटिल होप कि वहां पे लोग पैसे बना सकें। गुड लक टू पीपल हु हैव मेड ओवर 50% रिटर्न इन द स्टॉक मार्केट, और कई जो प्रॉफिटेबिलिटीज हैं वो अच्छी आ रही हैं। अब लेट्स से कि जो 31 दिसंबर का क्वार्टर क्लोज हुआ है, लेट्स हैव अ लुक एट द प्रॉफिटेबिलिटी। एक नए फर्वा के साथ लेट्स रिव्यू थिंग्स एंड सी हाउ द मार्केट परफॉर्म इन द कमिंग डेज। ठीक है डॉक्टर हाकान साहब, 100 इंडेक्स की अगर बात की जाए तो मार्केट में 63 और 64,000 पॉइंट्स की 2 हदें एक साथ आज बहाल हो गई, तो इससे हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में भी सरमायाकारों का जो एतमाद है वो मजीद बहाल होगा। मार्केट में हम ये भी हमेशा याद रखें कि ये एक छोटी मार्केट है। छोटी से मेरा मतलब है 3-3.5 लाख इन्वेस्टर है, और जो मार्केट में फ्री फ्लोट है वो भी कम है, और फिर इससे बहुत सस्ते हुए थे। तो इसका जो रीबाउंड है वो बहुत स्ट्रांग हुआ है पिछले चंद माह में, जब थोड़ी सी सर्टेनिटी क्रिएट हुई और मार्केट में ये एक सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर है इसने खरीदा। ये भी हमेशा बात याद रखनी चाहिए। इस चीज को देखते हुए और ये देखते हुए कि आने वाले जो माह हैं उसमें इन्फ्लेशन उम्मीद की जा रही है कि कम होगी। तो अभी जो फिगर दिसंबर का आया है वो बहुत हौसला अफजा नहीं है, अभी भी 29% से ऊपर का CPI है, और जो हमारे पॉलिसी रेट है उसको कम करने में बहुत जरूरी है कि इन्फ्लेशन जो है वो टेपर होती हुई दिखाई दे। मैं अभी भी समझता हूँ 2-4 माह के बाद ये जो फिगर है ये बेहतर हो जाएगा, इन्फ्लेशन यानी कि कीमतों के बढ़ने की शरह कम हो जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो पॉलिसी रेट कम होगा। पॉलिसी रेट जब भी कम होता है तो लोग अपनी सेविंग्स निकाल कर फिर मार्केट में लाते हैं, तो दैट्स अनदर पॉजिटिव गोइंग फॉरवर्ड। बट एज आई सेड कि नंबर ऑफ चैलेंजेस, पॉलिटिकल ट्रांजिशन होनी है, IMF की एक नया प्रोग्राम आना है, नया बजट आना है, तो द नेक्स्ट 6 मंथ्स जो है उसमें जरूर बाइंग डिप्स भी आएंगी, और अगर ये चैलेंजेस पाकिस्तान ने कंफर्टेबली किए तो अपसाइड भी जरूर मिलेगी लोगों को। ठीक है डॉक्टर हाकान साहब, हमारे साथ काशिफ मुनीर भी मौजूद है, हमारे नियो के नुमाइंदे, उनसे भी बात करते हैं। काशिफ मुनीर, जैसे डॉक्टर हाकान नजीब ने कहा कि पॉलिसी रेट कम होगा, जो इन्वेस्टर्स है वो मजीद अपनी सेविंग्स निकाल के मार्केट में लगाएंगे, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि सरमायाकार मजीद अपना एतमाद बहाल करेंगे और इन जो सेविंग्स हैं वो मार्केट में ला के इन्वेस्ट करेंगे ताकि फायदा पहुंच सके मजीद। लेकिन जी सबसे बड़ी बात यह है, जैसे आपने उन्होंने कहा कि शरह सूद का, तो इस वक्त मामला यह है कि पिछले दिनों में हमने देखा था जो आखिरी मॉनेटरी पॉलिसी थी उसमें सभी उम्मीद लगा के बैठे हुए थे कि शरह सूद में कमी होगी। इस वक्त एक जो बड़ा चंक है सरमायाकारी का वो लोगों ने बैंकों में रखवाया हुआ है, जिसमें 22% शरह सूद पर जो है वो लोग स्टॉक से पैसा निकाल के ज्यादातर बैंकिंग सेक्टर में डाल दिया है। अब जैसे जैसे उम्मीद यही थी कि नवंबर और दिसंबर के इन्फ्लेशन के नंबर कम आएंगे तो जो शरह सूद कम होगी तो पैसा निकल के स्टॉक मार्केट में आएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। गैस के रेट बढ़ने से, बिजली के रेट बढ़ने से जो है वो जो इन्फ्लेशन में मुमकिन तौर पर कमी आनी थी वो नहीं आ सकी। अभी भी जो आखिरी इन्फ्लेशन के नंबर है वो ऐसे नहीं है कि जो फौरी तौर पर इंटरेस्ट रेट में कमी है। आने वाले दिनों में जो मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान होना है उसमें उम्मीद तो सब लगा के बैठे हुए हैं कि थोड़ी बहुत इवन 50 बेसिस पॉइंट यानी आधा % भी अगर शरह सूद में कमी हो तो ये जो एक ट्रेंड होता है कि मार्केट के अंदर जो शरह सूद नीचे होगी तो जो सरमायाकार है वो पैसा जो है वो बैंकों से निकालेंगे और दीगर जगह
इन्वेस्ट करेंगे। इस वक्त तो सूरत ये है कि एक बड़ा जो हजम है वो सरमायाकारी का पिछले दिनों में स्टॉक से निकला था, बैंकिंग में चला गया था, लेकिन हमने देखा गुज़श्ता 3 से 4 महीने के अंदर अक्टूबर के बाद से जो स्टॉक मार्केट ने रिकवर किया, 50% से ऊपर जो है वो प्रॉफिट मिला है। तो बहुत सारे लोगों ने स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया और अगर शरह सूद कम होगी तो स्टॉक मार्केट में वॉल्यूम्स बढ़ेंगे। जैसे मैंने आज आपको बताया कि आज तकरीबन 18 अरब मालियत के सौदे हुए हैं, तो ये यकीनी तौर पर जो मार्केट का हजम है, जैसे खाकान नजीर साहब ने बताया कि जो शेयर वैल्यूज बढ़ेंगी तो इसके साथ जो है मार्केट के अंदर जो है वो सरमायाकारी ज्यादा आएगी। जैसे ही शरह सूद कम होगी स्टॉक मार्केट में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर आएंगे और मार्केट में और तेजी देखने को मिलेगी। बिल्कुल आपने सही कहा, हम आपसे इत्तेफाक करते हैं। बहुत शुक्रिया काशिम मुनीर हमें अपडेट करने के लिए तमाम सूरत हाल के हवाले से स्टॉक मार्केट के। डॉक्टर खाकान नजीब माहिर मईशत हमें अपनी कीमती राय से अपडेट कर रहे थे। तो आगे बढ़ते हुए बात करें कि मुल्क में महंगाई का तूफान अभी तक थम न सका। रवा माली साल की जो पहली शमशाही है उसके अंदर महंगाई 28.8% तक पहुंच गई है। इदारा शुमारियात के मुताबिक नवंबर की निस्बत दिसंबर 2023 में महंगाई बढ़ने की शरह 0.8% रही और दिसंबर में सलाना बुनियादों पर ताज़ा फल 78%, जबकि आटे की बात कर ली जाए तो वो 60%, आलू 51%, चावल भी 51% महंगे हुए हैं। तो सूरत हाल ये कि नवंबर की जो निस्बत है दिसंबर 2023 में महंगाई देखने में आई और दिसंबर में फल 78%, आटा 60%, आलू 51% महंगे हुए। मुल्क में महंगाई का तूफान अभी तक थम नहीं पा रहा और इशफाक मुगल हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। के नुमाइंदे इशफाक मुगल, बताइएगा रवा माली साल की पहली शमशाही में महंगाई 28.8 रिकॉर्ड की गई है, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, एक ऐसे वक्त में जब पेट्रोलियम मसनूआत जो है गुज़श्ता 2-3 महीने से नीचे जा रही है, ताहम इसके बावजूद महंगाई की रफ्तार में कमी नहीं आई है और रवा माली साल की पहली शमशाही के दौरान ये तकरीबन 29% इसमें इजाफा हुआ है। अगर हम सालाना बुनियादों पर देखें तो जो सबसे ज्यादा जो है वो और ताज़ा फलों की कीमतों में एक साल में 78% इजाफा हुआ है, जबकि आटे की कीमतों में 60% इजाफा हुआ है। आलू जो है 51% महंगे हुए हैं, जबकि चावल भी 51%, चाय 50%, जब चीनी जो है 49% महंगी हुई है। इसके अलावा ये बताया गया है गुज़श्ता एक साल के दौरान दाल माश जो है वो 45%, ताज़ा दूध 25%, दाल मसूर 23%, अंडे जो है 23%, जबकि गोश्त 22% और चिकन जो है वो 21% महंगे हुए हैं। इस दौरान जो है जो नॉन फूड जो आइटम्स हैं उनमें गैस चार्जेस में बताया गया है कि 519% इसमें इजाफा हुआ है गुज़श्ता एक साल के दौरान, जबकि बिजली के चार्जेस में 62% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है गुज़श्ता एक साल के दौरान। गाड़ियों के किराए जो है बताया गया है कि 38% इसमें इजाफा हुआ है। बिल्कुल, हर चीज में इजाफा ही देखने में आ रहा है, किसी चीज में कमी अभी तक रिकॉर्ड नहीं की गई। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। पंजाब के 737 थानों को स्पेशल इनिशिएटिव थानों पर मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि निगरान हुकूमत पंजाब की जानिब से पंजाब पुलिस को 2000 मिलियन स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस सेंटर्स की ताज़ीन आराइश के लिए फंड जारी किए गए हैं। स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन की ताज़ीन आराइश के लिए IG पंजाब को 2 अरब रुपए के फंड भी जारी कर दिए गए हैं। तो पंजाब के 737 थाने हैं जिनको स्पेशल इनिशिएटिव थानों पर मुंतकिल कर दिया गया है। शाहिद रिजवी साथ हैं। शाहिद रिजवी, स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस सेंटर्स की ताज़ीन और आइश के लिए IG पंजाब को भी 2 अरब रुपए के फंड दिए गए हैं, क्या तफसीलात है, मुंतकिल कर दिए गए हैं कि नहीं? जी बिल्कुल, ये पंजाब पुलिस के जो है 737 थाने हैं जिनको स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन में मुंतकिल कर दिया गया है। निगरान हुकूमत पंजाब की जानिब से पंजाब पुलिस को जो है 2000 मिलियन स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन की ताज़ीन और आइश के लिए फंड जारी किए गए हैं। जो स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन है उन्होंने अपना काम भी शुरू कर दिया है। जो IG पंजाब को है 2 अरब के फंड भी जारी किए गए हैं। लाहौर के 84 थानों को स्पेशल इनिशिएटिव पर मुंतकिल करने के लिए सबसे ज्यादा जो पैसे हैं वो CCP लाहौर को जारी किए गए थे। स्पेशल इनिशिएटिव थाने पर मुंतकिल करने के लिए जो थाने का तमाम मुकम्मल जो स्ट्रक्चर है वो भी तब्दील किया गया है। स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन पर मुंतकिल करने के लिए हर थाने को 15 से जो है 20 लाख के फंड जो है वो जारी किए गए हैं, ताकि थाने की जो है इसकी फ्रंट हिस्सा जो है उसको स्पेशल इनिशिएटिव के लिए इस्तेमाल की है, जिसमें थाने के SHO का कमरा होगा, वेटिंग एरिया समेत दीगर जो चीजें हैं वो अब जो है वो पंजाब के तमाम जो 737 थाने हैं वहाँ फराहम कर दी गई हैं और ये जो स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन है ये फंक्शनल कर दिए गए हैं। जी ठीक है शाहिद रज़ी, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। 737 पुलिस स्टेशन है जिनको स्पेशल इनिशिएटिव सेंटर्स में मुंतकिल कर दिया गया है।
तो इलेक्शंस की गहमा गहमी है और हुक्मरान दावे तो बहुत अभी तक कर रहे हैं, लेकिन क्या माजी में किए गए वादे भी पूरे किए गए कि नहीं किए गए? आज हम बात करने के लिए जा रहे हैं लाहौर के हल्का NA 119 की, जहां से माजी में मियां नवाज शरीफ, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो, बानी PTI, सरदार अयाज सादिक और अब्दुल अलीम खान जैसी कदावर सियासी शख्सियात इंतखाबी मैदान में हिस्सा ले चुकी हैं। इस मरतबा इस हल्के से 23 उम्मीदवार मैदान में उतरे हैं, जिनमें मरीम नवाज और अब्दुल अलीम खान काबिल जिक्र है। NA 119 के मकीनों के क्या मसाइल हैं, कितनी वहां की आबादी है, वहां के वोटर्स कितने हैं, माजी में कौन यहां से कामयाब हुआ? हमारे नुमाइंदे काशिफ सुलेमान NA 119 में मौजूद है, उनसे तफसीलात जानते हैं। जी काशिफ सुलेमान, बताइएगा। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर के हल्का NA 119 के अंदर और आने वाले इंतखाबात के अंदर जो है यहाँ पर एक बड़ा मुकाबला होने जा रहा है। इस हल्के के हवाले से बताता चलूँ कि ये जो हल्का है ये 9,33,283 नफूस के ऊपर जो है वो मुश्तमिल है, जबकि यहाँ पर वोटर्स की जो तादाद है वो 5,03,529 है और जिनके लिए 354 जो है वो पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। यहाँ पर जो उम्मीदवार खड़े हैं उनमें मरीम नवाज़ हैं, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर अब्दुल अलीम खान हैं और इसी तरह जो लोग 43 लोगों ने जो है यहाँ से कागजात नामजदगी जो है वो जमा कराए थे, जबकि 23 लोगों के कागजात नामजदगी जो हैं वो मंजूर हुए हैं, जिनके दरमियान जो है मुकाबला होगा। यहाँ पे ये बताता चलूँ कि तहरीक इंसाफ की जो सनम जवेद हैं उन्होंने भी कागजात यहाँ से जमा कराए थे, लेकिन उनके कागजात जो हैं वो मुस्तरद कर दिए गए। इस हल्के के हवाले से बताऊं कि NA 119 के नीचे 5 सूबाई हल्के जो हैं वो आते हैं, जिनके अंदर PP 149 है, 150, 151, 152 और PP 170 का भी कुछ हिस्सा जो है वो अब इसके अंदर जो है वो शामिल है। यहाँ पर बड़ी बरादरियों की बात करूँ तो यहाँ पर अराई बरादरी और कश्मीरी बरादरी की जो है वो अक्सरियत है और यहाँ पर जो बुनियादी मसाइल हैं उनके अंदर सीवरेज का मसला, सड़कों का मसला, इसी तरह साफ पीने के पानी का और गैस के हवाले से जो है वो लोगों की जानिब से शिकायत सामने आई हैं और लोगों का कहना है कि जो उनके बुनियादी मसाइल हैं उनको हल किया जाए। अब यहाँ पर जो इंतखाबात के हवाले से जिस तरह मैंने कहा मरीम नवाज़ और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर अलीम खान के दरमियान जो है वो बाज़ाहिर एक बड़ा और कांटेदार मुकाबला नज़र आता है, जबकि मुस्लिम लीग नून की शाइस्ता परवेज़ मलिक, अली परवेज़ मलिक और इमरान नज़ीर ने भी यहाँ से इस हल्के से जो हैं वो कागजात जो हैं वो जमा करवाए हुए हैं। माजी में ये हल्का जो था वो NA 122 कहलाता था और यहाँ से सरदार अयाज सादिक जो हैं वो जीते थे, लेकिन क्योंकि नई हल्का बंदियों में बहुत से हल्कों को मिला के जो है हल्का बनाया गया है, तो अब जो NA 119 के अंदर इलाके आते हैं उनके अंदर ख़ास तौर पे गढ़ी शो, अल्लामा इकबाल रोड, दरोगे वाला, बागबानपुरा, रेलवे कॉलोनी, मोमिनपुरा, धोबी घाट, करोल घाटी समेत जो दीगर इलाके हैं वो इस हल्के के अंदर शामिल हैं। ठीक है काशिफ सुलेमान, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलन अपडेट किया। यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं। वेलकम बैक। नया साल नई उम्मीदें ले आया। इस साल पाकिस्तान के अवाम ने बहुत सी उम्मीदें लगा ली हैं। इस वक्त आपको बताते चलें कि जो हमारे अवाम है वो ये कहते हैं कि जो नया साल है वो नई खुशियां लेकर आएगा, महंगाई है उसमें कमी रिकॉर्ड की जाएगी और शायद जो मजीद बेहतरी है, पेट्रोल की प्राइसेस हैं वो भी कम नीचे आ जाएंगी और जो डॉलर का रेट है वो भी कम हो जाएगा। और उम्मीद करते हैं हमारे अवाम इस नए साल से कि इस नए साल में बहुत कुछ नया होने वाला है। नई उम्मीदें लगा ली हैं और कहते हैं कि जो आने वाले साल हैं वो पाकिस्तान के लिए खुशियों भरे साल होंगे और जो भी पाकिस्तान पर कोविड के डेज में आफात आई या उसके बाद जितने भी पाकिस्तान के हालात जैसे भी रहे, हुकूमत के हवाले से जो नया आने वाला साल है, जो नया वजीर आज़म पाकिस्तान में इस साल मुंतखब होने वाला है वो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करेगा और आवाम का भी कुछ सोचेगा और जो महंगाई है उसकी शरह में भी कमी रिकॉर्ड की जाएगी।
ये हालात तो वाकयात है पाकिस्तान के, और जो पाकिस्तान के अवाम है वो क्योंकि पाकिस्तान से वाबस्ता हैं तो वो उम्मीदें लगा रहे हैं इस पर तबा, और वो उनको ये लग रहा है और वो ये उम्मीद कर रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं पाकिस्तान में अमन हो। और साथ में ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में इस साल नए मंसूबे हैं जो कि लगाए भी जाएंगे। फैसलाबाद का रुख करते, फैसलाबाद में भी दिमागी अमराज, शुगर, कैंसर और मौसमी बुखार समेत मुख्तलिफ जान बचाने वाली अद्वियात की किल्लत है। मार्केट में अद्वियात की ब्लैक में फरोख्त से शहरी परेशान है। मजीद तफसीलात फैसलाबाद से अपने नुमाइंदे शौकत वट्टू से जानते हैं। शौकत वट्टू, अद्वियात की किल्लत है, क्या किया जाएगा? फैसलाबाद में भी हुकूमती अदम तवज्जी के बाइस और महकमा सेहत की अदम तवज्जी के बाइस जो है वो मार्केट में मुख्तलिफ जान बचाने वाली अद्वियात, जिनमें मिर्गी की अद्वियात हैं, नमूनिया की अद्वियात हैं, कैंसर की भी अद्वियात हैं, ब्लड प्रेशर की अद्वियात हैं, शुगर की अद्वियात हैं, ये अद्वियात मार्केट में नायाब हैं, इनकी किल्लत पैदा हो चुकी है। और जिस मेडिकल स्टोर पे या जिस ताजर के पास ये अद्वियात मौजूद हैं वो अपनी मन मर्जी की कीमतें जो है वो वसूल कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो आम आदमी है, जो गरीब आदमी है, उसके लिए इलाज मुआवजा करवाना इंतहाई मुश्किल हो चुका है। इस वक्त हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, हम उनसे जानते हैं कि उनका अद्वियात की किल्लत के हवाले से क्या कहना है, क्या कहते हैं वो। जी बताइए, क्या कहते हैं आप? जी, मैं ये समझता हूँ कि लोगों को बड़ी ही परेशानी और इस्तराब है, बेचैनी है कि उनको जो अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए जो डॉक्टर ने मेडिसिन रिकमेंड की हैं उनको वो भी नहीं मिल पा रही। और मुझे अफसोस है कि हर ये जो माल मंतर माफिया है ये हर चीज़ में एंटर हो गया है, कभी आटा शॉर्ट, कभी चीनी शॉर्ट, और अब ये लोगों की ज़िंदगियों के साथ भी खेलने लग पड़े हैं। मैं इस पर बस एक दुख का और तकलीफ़ का जारी करूँगा और हुकूमत वक्त को ये अपील करूँगा कि आप जो दावेदार हैं कि हम लोगों की खिदमत के लिए यहाँ बैठे हैं, खुदा के लिए इनका एक्शन लें। और जिन अद्वियात की मार्केट में किल्लत है उनकी फराहमी यकीनी बनाने के लिए दावों की बजाय अमली इक़दाम किए जाएँ ताकि अवाम की मुश्किलात कम हो सकें और शहरी जो है वो अपना इलाज मुआवजा बेहतर तरीके से करवा सकें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। सरगोदा के DHQ टीचिंग अस्पताल में इंसुलिन की किल्लत पैदा हो चुकी है। इंसुलिन ना मिलने से जो शुगर के मरीज हैं उनको मुश्किलात का सामना है और शदीद परेशानी का भी सामना है। न्यू न्यूज़ के नुमाइंदे इमरान गोराया से इस वक्त जानते हैं, जो कि इस वक्त अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर मुश्ताक बशीर आकिब के साथ मौजूद है। बताइएगा इमरान गोराया, क्या कहते हैं ये? मैं इस वक्त सरगोदा के DHQ टीचिंग अस्पताल में मौजूद हूं, जहां पर इंसुलिन की कमी है और आने वाले जो मरीज़ हैं उन्हें शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और मेरे साथ इस वक्त मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर बशीर मुश्ताक साहब मौजूद हैं। इनसे बात कर लेते हैं और इनसे जानते हैं कि इस हवाले से इन्होंने क्या इक़दाम किए हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले कुछ दिनों से हमारी OPD के लिए इंसुलिन शॉर्ट है। हमने इंडोर के लिए तो एक स्टॉक रिज़र्व किया हुआ है। जो हमारे पिछले 3 टेंडर हुए हैं मेडिसिन की बल्क परचेज़ के लिए, अनलकली उसमें किसी भी कंपनी ने हिस्सा नहीं लिया जो इंसुलिन बनाते हैं। जो हमारे DG ऑफिस है वो प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं इंसुलिन की, तो होपफुली जल्दी वो टॉपअप के तौर पे तमाम जो हॉस्पिटल्स हैं उनको मिल जाएगी और फिर OPD पेशेंट के लिए भी इंसुलिन अवेलेबल होगी। जी बिल्कुल, आपने सुना कि इनका यही कहना है कि इंशाल्लाह जल्द जो है इंसुलिन यहाँ पर आ जाएगी और तमाम मरीज़ों को बिला तफरीक जो है वो इंसुलिन दी जाएगी। ये सरगोदा डिवीज़न का वाहिद हॉस्पिटल है जहाँ पर दूर दराज से मरीज़ यहाँ पर आते हैं और यहाँ से इंसुलिन और दीगर सहूलियात भी जो है यहाँ से लेते हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। हुकूमत का आवाम को नए साल पर महंगाई का पहला तोहफा। हुकूमत ने LPG की कीमतों में इजाफा कर दिया है। LPG की फ़ी किलो कीमत में ₹1.56 से ज़ायद का इजाफा कर दिया। LPG का 11.8 किलो का जो घरेलू सिलेंडर है ₹18.52 मजीद महंगा हो चुका है। ओगरा ने LPG की नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी भी कर दिया है, जबकि नोटिफिकेशन के मुताबिक LPG की कीमत ₹256.42 फी किलो मुकर्रर की गई है। तफसीलात वो जानते इशफाक मुगल से, न्यू न्यूज़ के नुमाइंदे। इशफाक मुगल, बताइएगा, नए साल के पहले रोज अवाम के लिए महंगाई का एक नया तोहफा हुकूमत की जानिब से पेश किया गया है, डिटेल्स बताइएगा। जी बिल्कुल, ओगरा की जानिब से जो है LPG की कीमतों में रद्दोबदल का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है कि LPG का 11.8 किलो का जो घरेलू सिलेंडर है उसकी कीमत में ₹18.52 जो है इसमें इजाफा किया गया है। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक ये भी बताया गया है कि LPG की जो कीमत होगी वो अब जो नई कीमत मुकर्रर की गई है वो अब ₹256.42 फी किलो मुकर्रर की गई है, जबकि इससे कबल ये इसके अलावा जो है LPG के घरेलू सिलेंडर की जो मजमूई तौर पर कीमत है वो
वो 3,025 रुपये 87 पैसे मुकर्रर की गई है। दिसंबर में LPG के घरेलू सिलेंडर की जो कीमत मुकर्रर थी ओगरा की जानिब से, वो 3,007 रुपये 52 पैसे मुकर्रर थी। ताहम अब इसमें जो है मजीद इजाफा किया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। राजनपुर शहर में सीवरेज का नाकिस इंतजाम है। सीवरेज के पानी और गंदगी से ताफुन फैलने लगा है। म्यूनिसिपल कमेटी का अमला फोटो सेशन तक ही महदूद है। तफसीलात राजनपुर से अता मोहम्मद की इस रिपोर्ट में जानिए। राजनपुर बंद रोड समेत दीगर इलाके सीवरेज के पानी में डूब गए, मगर अफसरान शहर को साफ सुथरा बनाने के नाम पर रिवायती फोटो सेशन करते रहे। मुतासरा इलाकों में रहने वाले अफराद म्यूनिसिपल कमेटी अमले की एक झलक देखने को तरस गए। डिप्टी कमिश्नर साहब जाते हैं और वहाँ जाके फोटो सेशन वगैरह बनवा के अपनी मकबूलियत बढ़ाते हैं। असल चेहरा तो इनका ये है, देखो सारा गंदगी है, बंद रोड के ऊपर सारा पानी ही पानी है और यहाँ से बंदे का गुजरना भी बड़ा मुश्किल से है। साथ हमारे मस्जिद में भी नहीं हम जा सकते। बंद रोड पर गंदगी के ढेर होने के साथ साथ कई माह से ठहरे पानी ने शहरियों का जीना हराम कर दिया। शहरी बाजार और मस्जिद जाने से महरूम है। दूसरी जानब बिन बनाते मच्छर और मक्खियाँ डेंगू और दीगर वबाओं के दस्तक दे रहे हैं, मगर मुतअद्दिद बार निशानदही और दरख्वास्तों के बावजूद इंतजामिया टस से मस न हुई। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से गफलत बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। कैमरा टीम के उमरा अता मोहम्मद, न्यूज़ राजनपुर। वेलकम बैक। सफ्तराबाद में म्यूनिसिपल कमेटी अमले का शहरियों पर मुबैना तशद्दुद। म्यूनिसिपल कमेटी अमले के रवैये के खिलाफ ताजरों का शदीद एहतजाज। मरकजी अंजुमन ताजरान और जमात इस्लामी के कारकुनों ने शदीद नारेबाजी की, मेन रोड को ब्लॉक कर दिया। तफसीलात वो हम जानते हैं सफ्तराबाद से नुमाइंदा नियो मोहम्मद रफीक से। जी मोहम्मद रफीक, बताइएगा। जी बिल्कुल, सफदराबाद म्यूनसिपल कमेटी अमले की हथदर्मियाँ जो हैं खुलकर सामने आ गई हैं। सफदराबाद शहर भर में अक्रोचमेंट के नाम से शहरियों पर वहशियाना तशद्दुद किया जा रहा है, जिस पर मरकजी अंजुमन ताजरान और जमात इस्लामी के कारकुन जो हैं इस वक्त सरापा एहतजाज हैं। तो मेरे साथ इस वक्त एक शहरी मौजूद है, मैं उनसे बात कर लेता हूँ। ये मेरे साथ एक शहरी हैं जिनकी दुकान के बाहर बेंच पड़ा हुआ था, उसको उठाते हुए जो है वो बल्दिया के कारकुनों ने, बल्दिया के मुलाजमीन ने जो है वो शदीद तशद्दुद किया है शहरी के ऊपर, और हमारे कारकुन छुड़वाने आए हैं उनके ऊपर भी तशद्दुद किया है। ये जुल्म हम नहीं चलने देंगे, हम सरापा एहतजाज हैं। अगर इन मुलाजमीन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं होती तो इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ हम पूरा शहर बंद करेंगे और ये एहतजाज जारी रखेंगे। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने इनकी बात सुनी, इन लोगों ने वज़ीर आला पंजाब और डिप्टी कमिश्नर शेखपुरा से मुतालबा किया है कि जिन लोगों पर तशद्दुद हुआ है उनको फौरी तौर पर इंसाफ मुहैया किया जाए और ज़िम्मेदार अफराद जो हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। बलूचिस्तान के इलाके नसीराबाद में पहला विमेन पुलिस स्टेशन कायम कर दिया गया है। इफ्तिताह IG बलूचिस्तान खालिक शेख ने किया। कहते हैं कि विमेन थानों का क़याम बलूचिस्तान पुलिस में सबसे बड़ी इस्लाहात में से एक है। IG बलूचिस्तान ने खवातीन एहलकारों और अमले से खिताब करते हुए कहा और शौदा के लवाहिकीन में राशन, कंबल, चटाइयाँ और गैस सिलेंडर तकसीम किए। मीडिया से गुफ्तगू की, उसमें कहना यह था कि बलूचिस्तान में इस तर्ज के 5 पुलिस स्टेशन कायम है जहाँ पर खवातीन के मामलात को देखा जा रहा है। खवातीन जहाँ दीगर शोबाजात में अपना किरदार अदा कर रही हैं, वहीं पर पुलिस में भी खवातीन का रुझान बढ़ रहा है। चाहता हूँ कि खवातीन पुलिस फोर्स में अपना किरदार अदा करें। तो सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ शहर में रुई बेचने वालों का काम चमक उठा है। मंडी बहाउद्दीन में शहरियों ने महंगाई के दौर में गर्म कंबल और बाजारी रसाइयां खरीदने के बजाय रुई से रसाइयां तैयार करवाने के लिए दुकानों का रुख कर लिया है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद ज़हीर खान से। मोहम्मद ज़हीर खान, बताइएगा, इस मरतबा रुई से तैयार करदा जो चादरें हैं या कंबल हैं, रसाइयां हैं, उनका रिवाज बढ़ रहा है, बताइएगा। मंडी बहाउद्दीन में रुई पींजने वाली दुकान पे मौजूद हूँ, जहाँ सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही इस महंगाई के दौर में महंगे गर्म कंबल और बाजार से रजाइयाँ खरीदने की शहरियों में कुव्वत ना होने से देसी रुई से तैयार करदा घरेलू रजाइयाँ तैयार करवाने के लिए शहरियों ने दुकानों का रुख कर लिया है। किसी रुई से तैयार की गई ये रजाइयाँ सर्दी की शिद्दत को कम करके सुकून और महफूज बनाती हैं। सर्दी में बच्चों को महफूज करने के लिए ये देसी रुई से तैयार की गई रजाइयाँ अहमियत का हामिल है। शादी, ब्याह और दीगर तकरीबात में भी जहेज में देने के लिए भी ये रजाइयाँ अहमियत हासिल कर चुकी हैं। देसी
रुई से तैयार करदा रजाइयाँ जहेज में और लोग सर्दी से महफूज होने के लिए हमारे से तैयार करवाते हैं। बहुत शुक्रिया, तफसीलन आपने अपडेट किया। तो जहलुम की तहसील सुहावा में 1985 में कई एकड़ पर महकमा जंगलात की जानिब से बनाया गया लहरी नेचर पार्क अदम तवज्जुही के बायस खंडरात में तब्दील हो चुका है। झूले टूट गए हैं, पिंजरों से कीमती जानवर और परिंदे भी गायब हो चुके हैं, कुदरती झील गंदगी से अट गई है। इस हवाले से सुहावा से देखिए हमारे नुमाइंदे शेख अली रजा की एक खसूसी रिपोर्ट। और हुकूमत पंजाब की अदम तवज्जो से सुहावा का नेचर पार्क वीरान। नवाही इलाके लहरी में करोड़ों रुपए की लागत से कई एकड़ पर बनाया गया पार्क खंडरात में तब्दील हो गया। लहरी पार्क में कुदरती झील भी है जो पोटोहार की खूबसूरत झीलों में से एक है, जहां पूरे पाकिस्तान से सयाह आते थे और क्याम भी करते थे। जब हम लहरी पार्क आते थे यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के जानवर और परिंदे पाए जाते थे। अब ये पिंजरे कचरा कुंडी में तब्दील हो चुके हैं और ये ज़बो वाली का शिकार है। लहरी नेचर पार्क में जगह जगह छोटे चिड़िया घर भी बनाए गए थे, जहां हर रंग और नस्ल की कीमती परिंदों और जानवरों को रखा गया था जो अब गायब हो चुके हैं। ये लहरी पार्क में हर वक्त बच्चों का खवातीन का रश रहता था, सब इधर झूले लेने आते थे, खूबसूरती देखने आते थे, लेकिन अब इसकी हालत देख के रोना आ जाता है। लहरी पार्क तहसील सुहावा और दीना का वाहिद तफरी मकाम है जहाँ बच्चों के लिए झूले भी लगाए गए थे जो टूट चुके हैं। पार्क में कश्ती रानी भी होती थी, जबकि बच्चे भी कश्तियों में बैठकर झील की सैर करते थे। साबिक वजीरों समेत अहम शख्सियात भी इस पार्क का दौरा कर चुकी हैं, लेकिन लहरी नेचर पार्क रोज बरोज ज़बू हाली का शिकार हो रहा है। अगर हुकूमत पंजाब लहरी नेचर पार्क पर अपनी खुसूसी तवज्जो दे तो पोटोहार का पहला नेचर पार्क का दर्जा वापस मिलने के साथ साथ पूरे पाकिस्तान की सियाहत का सबसे बड़ा मुकाम बन सकता है। शेख अली रजा, न्यूज़ सुहावा। इलेक्शन की हर तरफ गहमा गहमी है। जनूबी पंजाब में हल्का NA 174 के सबसे कम उम्र उम्मीदवार मखदूम उस्मान अकबर महमूद सामने आ चुके हैं, जिन्होंने अपना मंशूर अवाम के सामने रख दिया है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे मोहम्मद शाबान कौमी असेंबली के सबसे कम उम्र उम्मीदवार उस्मान महमूद के साथ मौजूद, उनसे मजीद तफसीलात हम उनसे जानते हैं। शाबान, बताइएगा ये सबसे कम उम्र उम्मीदवार की उम्र क्या है और ये क्या कहते हैं, क्या मंशूर है इनका? जनूबी पंजाब में भी हर तरफ जो है इलेक्शन की गहमा गहमी है, बड़ी सीट है, बड़ा मुकाबला है, लेकिन सबसे कम उम्र कैंडिडेट जो है वो सामने आए हैं। बड़े बड़े सियासतदानों के जहाँ पे नाम आ रहे हैं, वहीं पर जो है वो सबसे कम उम्र है। सर, बड़ा मंशूर लेके आए हैं, क्या मंशूर लेके आए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से और क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुतवस्सत तबके की सबसे नुमाइंदा जमात है। उसने हमेशा मजदूर की, किसान की, मजलूम तबके की, अक़लियत की आवाज़ को उठाया। हम भी समझते हैं कि तहसील सादिकाबाद पंजाब की बाकी तहसीलों में एक पसमानदा तहसील है और जिन जमातों की 20-20 साल यहाँ पे हुकूमत रही है वो हमारे मसाइल के हल को तलाश करने में नाकाम रही हैं। बिल्कुल जी, मखदूम सैयद उस्मान अकबर महमूद साहब हमारे साथ मौजूद है, जो कि कम उम्र कैंडिडेट हैं और बड़ा विजन जो है वो लेके सामने आए। इनका कहना है कि आवाम को जो है वो मायूस नहीं करूंगा, आवाम मेरा भरपूर साथ दें ताकि मैं आने वाले वक्तों में जो है वो सादिकाबाद को, खुसूसन जनूबी पंजाब के और ख़ास तौर पर नौजवानों के और कच्चे के मसाइल को जो है बेहतर तौर पर हल करवा सकूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया। SHO सिटी मुजफ्फरगढ़ खुर्रम रियाज ने जमशेद दस्ती के इल्जामात को झूठा और बेबुनियाद करार दे दिया है। SHO थाना सिटी मुजफ्फरगढ़ ने यह कहा है कि जमशेद दस्ती की रिहाइशगाह पर किसी किस्म का रेड नहीं किया गया और ना ही उनकी फैमिली को हिरासा किया गया है। जमशेद दस्ती की अहलिया ने हफ्ते को अपने कागजात नामजदगी जमा कराए, जिसके दौरान ना उनको हिरासा किया गया और ना ही उनकी तरफ से हिरासमेंट की कोई दरख्वास्त हमें मौसूल हुई है। ये आज सुबह से सोशल मीडिया पर जमशेद दस्ती साहब के हवाले से एक वीडियो गर्दिश कर रही थी, जिसके हवाले से सोशल मीडिया सार्फिन में बहुत सारे सवाल जन्म ले रहे थे। इस वीडियो से मुताल्लिक इलाका थाना सिटी में जमशेद दस्ती साहब की जो रिहाइशगाह है वहाँ पर जाकर दरियाफ्त अमल में लाने पर ये बात सामने आई है कि किसी किस्म का कोई भी रेड जमशेद दस्ती साहब की रिहाइशगाह पर कंडक्ट सरगोदा की तहसील सलामवाली से चोरों का ग्रुप पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। चोरी और नकबसनी के 19 मुकदमात में मतलूब 2 ग्रुप्स के 7 कारिंदे गिरफ्तार कर लिए गए, जबकि गिरफ्तार मुलजिमों के कब्जे से 7 लाख रुपए से जायद मालियत का माली मसरूका बरामद कर लिया गया है। माली मसरूका में कीमती घरेलू सामान, मवेशी, सोलर प्लेटें, वाटर पंप और लोहे के जो गार्ड्स हैं वो शामिल थे।
कोट डीजी तालपुर दौर का 2 सदियों पुराना तारीखी कला अपनी मिसालाब है और साथ में जर्द ईंटों से तैयार किए जाने वाला ये कला मकामी और गैर मुल्की सयाहों को अपने शहर में जकड़ लेता है। तारीखी कले को देखने के लिए बड़ी तादाद में लोग कोट डीजी का रुख करते हैं। सनाउल्लाह सयाल रिपोर्ट कर रहे हैं। 37 साल पुराना तारीखी किला तालपुर तर्स तमीर का शाहकार है। ये किला इस कदर खूबसूरत है कि सयाह देखकर दंग रह जाते हैं। तालपुर हुक्मरान मीर सहराब खान ने रियासत के दफाई मकासद के लिए इस किले को तमीर कराया। इसका तामीराती काम 1785 में शुरू हुआ और 10 साल बाद 1795 में पाया तकमील को पहुँचा। मुकामी सयाह कहते हैं कदीम दौर में किले पर रखी गई नायाब तोपें लापता हो गयी थी, जिनमें से 3 तोपें वापस इनकी असल जगह पर रख दी गयी। हुकूमत दीगर लापता तोपें भी वापस लाने का इंतजाम करे। इस तारीखी किले की तकरीबन 60 साल के पहले जो है ना तोहफे यहाँ से लापता हो गई थी। बड़ी खुशकिस्मती है हमारी कोट डीजी वालों की कि मरियम तोप जो है हमें 2 दिन पहले रिकवर हुई और उससे कुछ दिन कबल 2 तोहफे पहले भी पुलिस लाइन से रिकवर हुई थी। तारीखी किले पर गैर मुल्की सयाहों का रश रहता है। यहाँ सैरो तफरी के लिए आने वाले सयाह कहते हैं तरीका वुरसा कोट डीजी किला खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है। किले पर सैरो तफरी के लिए आने वाले सयाहों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि इस तारीखी विरसे पर तवज्जो दी जाए ताकि मुल्की सियाहत को मजीद फरोग मिल सके। सनाउल्लाह सयाल, न्यू न्यूज़ कोट डीजी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नया साल नई उम्मीदें ले आया। इस साल पाकिस्तान के अवाम ने बहुत सी उम्मीदें लगा ली हैं। इस वक्त जो पाकिस्तान के अवाम है, जब उनसे बात की गई तो वो कहते हैं कि जो नया साल है वो नई उम्मीदें साथ लेकर आएगा, नई खुशियां साथ लेकर आएगा। और अगर स्टॉक मार्केट की बात की जाए तो वो कहते हैं कि उस पर भी तेज़ी देखने में आएगी, पेट्रोल की प्राइसेस कम हो जाएंगी और जो महंगाई है बिलखसूस महंगाई की शरह में भी कमी रिकॉर्ड की जाएगी। उम्मीदें लगा रहे हैं और ये भी वो उम्मीद लगा रहे हैं कि पाकिस्तान अमन का गहवारा होगा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है माहिर फल्कियात सामिया खान। सामिया खान, बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। सामिया खान, सबसे पहले तो ये बताएगा कि किसकी हुकूमत बनती आप आगे फ्यूचर में देख रही हैं? सितारों का हाल क्या कह रहा है? एक तो सबसे पहले जी मौका देने के लिए शुक्रिया। और न्यो के पाकिस्तानियों को, बड़ा प्यारा आपका स्लोगन है कि जो है न्यो के पाकिस्तानियों को नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। जहां तक बात है कि नई हुकूमत आने की, सबसे पहले तो इलेक्शन का मरहला अल्लाह पाक खैर आफियत से तय करा दें। तो 5 जनवरी और 10 जनवरी 2024 तक जितना कियोस है ये खत्म हो जाएगा। और अगर इसमें कोई अगर मगर नहीं आती तो इंशाअल्लाह ताला 8 फरवरी का इलेक्शन रब के हुक्म से फिर सचमुच चीफ जस्टिस की तरह कि जैसे उन्होंने कहा कि पत्थर पे लकीर है, तो ये बखैर आफियत। और क्योंकि हमारे इदारों के सितारे भी स्ट्रांग होने जा रहे हैं इसी जनवरी से, तो जिसपे मुझे एक उम्मीद है कि ये इदारे हमारे बिल्कुल केपेबल होंगे इलेक्शन को साफ, शफाफ और जैसे भी पुरअमन तरीके से मुनक्किद कराने के लिए। तो पहले तो ये है कि इलेक्शन खैर आफियत से तय पा जाए। अगला सवाल जो आपने किया हुकूमत का, तो मुझे किसी भी पार्टी को मुकम्मल अक्सरियत मिलती हुई बिल्कुल नहीं नजर या समझ में आती सितारों की रोशनी में। अलायंसेस से ही एक सेटअप बनाया जाएगा, मुख्तलिफ अलायंसेस से सेटअप बनाया जाएगा। हाँ, ये जरूर है कि इसका आप सवाल कर सकती है कि कौन सी पार्टी, तो ऑब्वियसली जो 2 हमारी 3 बड़ी पार्टीज का जिक्र हम यहाँ पे करते हैं, तो मुझे इनकी पावर, तो इनको पावर मिलती भी तो नजर आती है इन पार्टीज को। जहां तक हमारी जो तहरीके इंसाफ पार्टी है और बानिए तहरीके इंसाफ है, बिल्कुल, जिसका सवाल अवाम भी हमारे करते हैं और सुनना चाहेंगे कि वो कब तक जेल से बाहर आते नजर आ रहे हैं। देखिए, ये जरूर है कि सितारा एक रिलीफ की शक्ल बनाता है खान साहब के लिए, और उसका टाइम जो मुझे सितारों की रोशनी में नजर आता है, मैं गलत भी साबित हो सकती हूँ, 20 मार्च 2024 से शुरू होने वाला टाइम, वहां से उनका एक रिलीफ का टाइम शुरू होता है, वो भी किसी डील के नतीजे में। लेकिन अगर आप कहें कि पावर मिलेगी, वो मुझे नहीं नजर आती। 2024 में मैं पावर का इम्कान नहीं देखती। जहां तक पावर के सितारे, उसकी बात हम इस तरह कर लेते हैं कि एक सितारा जो 2 लोगों का नसीब खोलने जा रहा है। एक तो मेरा मुल्क पाकिस्तान, माशाल्लाह माशाल्लाह, कि पाकिस्तान में क्यों कहूंगी कि अपने हिस्से की सख्ती काट चुका है। अगर हम 20 मई 2023 सरवाइव करा आए हैं, हालांकि मुझे तो अंदाजा भी नहीं था
के बीच में 9 मई आएगा, क्योंकि 20 मई की तारीख मैं पूरे 2023 में देती रही थी कि यहाँ तक पाकिस्तान बहुत खतरे में है। तो उसके बाद ये जरूर मैं आज अच्छी खबर दे सकती हूँ कि 2024 और 2025 मेरे रब ने चाहा तो पाकिस्तान को ट्रैक पे चढ़ाएंगे। पाकिस्तान के लिए अच्छी खबरों के साल हैं। अच्छा सामिया खान, आप देख रही हैं कि आगे महंगाई कम होगी इस साल में 2024 में? देखिए 2024 से ही शक्ल बनेगी, क्योंकि उसकी देखिए मैं यहाँ पे एक मेरे पास जिस कहते हैं ना, जिस बात की अगर दलील दे के बात की जाए तो समझ लीजिए वो आप इल्म की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। वो मुझे नजर आता है कि हम बहुत सारे नए इंटरनेशनल अलायंसेस बनेंगे, जिसके नतीजे में हमारा मुल्क थोड़ा लाडला हो जाएगा। कभी हम कहते हैं कि वजीर नवाज शरीफ साहब लाडले हैं, कभी हम खान साहब को लाडला कहते हैं। तो ये जो पाकिस्तान लाडला होने जा रहा है, तो मुझे ऐसे लगता है कि हमसे ज्यादा हमारा सर्वाइवल उनकी मजबूरी हो जाएगा, जिसके नतीजे में मुल्क में सरमायाकारी भी आएगी, मुल्क में रोजगार भी आएगा। और ये सारी निशानियां आपको जैसी बहार कदम रखेगी ना, मौसम बहार, आपको अपने मुल्क में भी बहार के झोंके नजर और समझ आने शुरू हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं सामिया खान, अल्लाह आपकी जुबान मुबारक करे और जो जो आपने कहा हम सब वही देखें, क्योंकि अच्छी खबरें सुनने को तो कान तरस जाते हैं। बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया सामिया खान। पाकिस्तान नामा से आज के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।